ओके सर, आवाज आ रही है ठीक? प्लीज कोई कमेंट कर दीजिए मेरी आवाज ठीक है रही। सेट द कैमरा, कैमरा हैव सेट राइट। और इस पे करता हूं, एम आई ओके? ऑल वेल? प्लीज रिकन्फर्म, एम आई ऑडिबल? Is it okay? I'm waiting for the comment. Please say yes. Yes, okay. नमस्कार, नमस्कार। मैं परसों में पुष्पिंदर जी के पब्लिक 24/7 प्लेटफॉर्म पे था और आज मैं विस्थापित कब तक प्लेटफॉर्म पे मुझे आज मौका मिला है आपसे बातचीत करने का। मैं आपका आभारी हूं। आप अपना बहुमूल्य समय निकाला है और हम आज बात करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आवाज पूरे राष्ट्रभक्त हिंदुस्तान को जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि किस परिस्थिति में, किस कंडीशंस में आज हिंदुस्तान है। जंग के हालात हैं। लद्दाख के अंदर चीन ने हम पे ऊपर लगभग युद्ध की घोषणा कर दी है। जब आप अपने 20 वीर जवानों की शहादत देखते हैं, मैं समझता हूं इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। when the nation is losing 20 brave hearts to the enemy's barbaric attack, if this is not an act of war, what is? और हो क्या रहा है अभी? सबसे पहले उन वीर जवानों को नमन, उन वीर जवानों के समस्त परिवारों को, उनके दोस्तों को नमन। और यह बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। देश जिस परिस्थिति में से गुजर रहा है अभी, पूरा 130 करोड़ भारत आप ब्रेव हार्ट्स के साथ है, उनके परिवारों के साथ है। मुझे गर्व है वो कर्नल साहब के माता के ऊपर, तेलंगाना से जब उन्होंने अपने बेटे की शहादत की न्यूज सुनी, समाचार सुना, तो उनकी रिस्पांस क्या थी? उनकी रिस्पांस उस ऐसी मां की थी जो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, और मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के हर घर में आज की तारीख में ऐसी मां है जिसे अपने बेटे की राष्ट्र को समर्पित अपना जीवन करने की उस शहादत पे गर्व हो रहा है। नमन, नमन, नमन। दोस्तों, जब जंग होती है ना, जंग सिर्फ फौज नहीं लड़ती। फौज तो बॉर्डर पे लड़ती है, दुश्मन के आमने सामने खड़े होकर लड़ती है। लेकिन जंग जब राष्ट्र लड़ता है तो वो जंग होती है जब राष्ट्र पूरा जंग में शामिल होता है। वो जब हमारे फौजी जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं, वो इस विश्वास के साथ लड़ते हैं, एक कि मातृभूमि के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, और उनके साथ एक बड़ा विश्वास यह भी होता है कि पूरा राष्ट्र, पूरा देश उनके साथ खड़ा है पीछे। ये हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज हमारे वीर जवानों के साथ खड़ा है। लेकिन हो क्या रहा है? अब जब हम बात कर रहे हैं कि वीर जवानों की बात करें, जैसे आपको याद होगा 1962 में लास्ट टाइम जब चाइना के साथ ऐसा बहुत बड़ा युद्ध की परिस्थिति इसी लद्दाख में हुई थी, तो मुझे उस वक्त का एक बहुत ही उस परिस्थिति को बयान करने का एक गाने के शब्द याद आ रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये उन शहीदों की आवाज जिन्होंने कल परसों शहादत दी चीनी फौजियों के साथ लड़ते लड़ते, उनकी आवाज हमारे पूरे देश को जानी चाहिए। वो तो शहादत दे रहे हैं, लेकिन वतन तुम लोगों के हवाले है।
कोई आंच नहीं आनी चाहिए इस देश के ऊपर। लेकिन क्या हो रहा है, कितना दुर्भाग्य है कि इस परिस्थिति में जब हम लोग जंग में मुनव्वस हैं, जंग की परिस्थिति में जंग हो रही है, उसमें हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, अपने आप को एक डेमोक्रेटिक सेटअप का एक हिस्सा बोलते हैं, अपने आप में एक उनकी महत्वाकांक्षा है भारत का प्रतिनिधित्व करने की। उस परिस्थिति में हर मिनट हर पल प्रश्न पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने ये क्यों नहीं किया, हमको क्यों नहीं बताया, हमसे पूछते, हमको सलाह लो, हमसे बात करो। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है। आज जो इन्होंने बेवकूफी की बात की है, सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे फौजियों के पास हथियार क्यों नहीं थे। अब उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी फौज भारत की डेमोक्रेटिक कंट्री की फौज है, यह किसी और देश की फौज नहीं है। यहां की सेना अपने पॉलिटिकल नेतृत्व का पालन करती है, उनके आदेशों का पालन करती है। और इसी पॉलिटिकल नेतृत्व ने उस वक्त 1995 और फिर 2005 में इन्हीं चीनियों के साथ एक समझौता किया था। क्या समझौता था वो? एक बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चीन के साथ खासकर यह समझौता हुआ था। तब नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। तो इस सरकार ने, कौन सी सरकार थी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों ने चीन के साथ एक संधि की थी कि अगर ऐसी परिस्थिति उठती है तो हम लोग हथियार नहीं यूज करेंगे। भारतीय सेना एक डिसिप्लिन सेना है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे फौज की इज्जत की जाती है, क्योंकि यूएनओ के अंतर्गत जहां जहां पे हमारी फौज इस्तेमाल की जाती है, वहां पे उनका डिसिप्लिन देखे, उनको इज्जत दी जाती है। तो यही वजह है, अपने बॉर्डर के ऊपर उन्होंने उन राजनीतिक नेतृत्व का, जिन्होंने यह समझौता किया था चाइना के साथ कि हम किसी भी सूरत में ऐसी परिस्थिति में हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने, आप राजनेता लोगों ने, आप पॉलिटिशियंस ने एक वादा किया है दुश्मन देश के साथ। तो हम आपके आदेश का, आपकी जो आपने जो संधि की है, आपने जो एग्रीमेंट किया हुआ है, हम उसका पालन करते हैं, क्योंकि हम डिसिप्लिन है। हम जान गंवा देंगे लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो भी जिस वक्त भी हुकूमत में है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाने देंगे। तो यह है हिंदुस्तान की फौज। और आप उस फौज को आप प्रश्न पूछते हो कि उन्होंने हथियार यूज क्यों नहीं किए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और यह प्रश्न कौन पूछ रहा है? ये वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो जेएनयू में जाते हैं। क्या करने जाते हैं वहां पे? जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही राजनेता वहां पे उन उपद्रवियों का, उन देशद्रोहियों का समर्थन करने के लिए जाते हैं। यही लोग शाहीन बाग में जाते हैं। शाहीन बाग में क्या आवाज उठती है? सीएए के खिलाफ आवाज उठती है। वहां पे 370 के खिलाफ आवाज उठती है। वहां 35A के खिलाफ आवाज उठती है। वो सब आवाजें क्या है? जब आप 370 की बात करते हैं तो आप याद कीजिए, जब 14 अगस्त 1947 को भारत में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी करके 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन किया, उसकी टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनवाया, पाकिस्तान बन गया। और उसके बाद यही नेतृत्व, यही पार्टियां जो आज नरेंद्र मोदी से प्रश्न करते हैं, इन्होंने दिल्ली में एक सीना तान के एक स्टेटमेंट दिया, हम जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते,
हकीकत यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में समर्थन किया, यह हकीकत है, वो हिंदुस्तान में जो 90% लोग जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के एजेंडा पे वोट दिए थे, वो पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में रह गए। और उनमें से कुछ लोग वो ऐसे भी थे जो जिन्ना से खफा थे। किस लिए? इसलिए नहीं कि उनको तकलीफ थी कि इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, उनको यह तकलीफ थी कि वो समझते थे कि हिंदुस्तान उनके पुश्तों की जागीर है। कौन है उनके पुश्त? तैमूर लिंग, मोहम्मद गजनवी, बाबर। वो कहते थे कि हमारा तो पूरा हिंदुस्तान है, आधा मुल्क क्यों लेंगे, पाकिस्तान क्यों लेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैलाएंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। ये थी उनकी उम्मीद। वो लोग यहीं रह गए। वो क्या कहते थे? लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो लोग जो यहां पे रह गए, आपने उनको 370-35 से नहीं दिया। आपने हैदराबाद के निजाम, जिसने वहां पे, जिसके लश्करों ने, रजाकारों ने पूरे हैदराबाद प्रांत में कत्लेआम, हिंदुओं का कत्लेआम किया, हिंदुओं का रेप किया, और हैदराबाद प्रांत ने हिंदुस्तान के साथ कोई विलय पत्र के सिग्नेचर नहीं किए थे। जबकि जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से कानूनन तौर पे महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे दस्तखत करके किए थे। तब हुआ था जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ। हैदराबाद के निजाम ने विलय पत्र पे सिग्नेचर नहीं किए थे। हमने ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत सरदार पटेल ने फौज भेजी थी, वहां पे जंग लड़ी गई, रजाकारों से, उस निजाम की रजाकारों के साथ लड़ाई हुई। ऑपरेशन पोलो था उसका नाम। तो हमने हैदराबाद को आजाद कराया। क्या आज तक आपने यह सोचा है, हैदराबाद में कभी आपने आपको कोई 370 तो नहीं दिया? हैदराबाद से आज तक कभी आवाज उठी कि हमारा विलय नहीं हुआ? हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रह गए, उनको आपने कोई 370 नहीं दिया। तो आपने कश्मीर के अंदर 370 क्यों दिया? ये हिस्टोरिक प्रश्न है। आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इन आपकी तत्कालीन कांग्रेस और तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व की हिमालयन ब्लंडर्स की वजह से आज हिंदुस्तान की मुसीबतें हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी कर रहे हैं, पिछले साल अगस्त 2019 5 से लेके वो उस गंदगी की सफाई कर रहे हैं जो 1947 से दिल्ली में बैठी कांग्रेस के नेतृत्व ने की थी। आपने 370 बना दिया, उधर पाकिस्तान को बनने दिया, और यहां पे बोला कि 370 देंगे क्योंकि यहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत है। तो आपने क्या किया? उस कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर पाकिस्तान बनाया आपने। और वो 370 और 35A की वजह से उस कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्टों का ऐसा मनोबल बढ़ा कि वो आजादी मांगने लगे हैं। कश्मीर जहाद का इजाद हुआ 30 साल पहले, कश्मीर जहाद की शुरुआत हुई। और उस कश्मीर जहाद के सबसे पहले शिकार कौन थे? कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित। क्यों? क्योंकि उनको उस इस्लामिक प्रांत में, जिसकी बुनियाद 370 ने रखी थी, उसके अंदर वो इन हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदुओं को, उस 5000 साल से ज्यादा पुरानी संस्कृति, सनातन संस्कृति को वो लोग अपने रास्ते का रोड़ा समझते थे कि यहां पे निजाम मुस्तफा तब तक नहीं आ पाएगा जब तक ये हिंदू लोग यहां पर हैं। नरसंहार हुआ। क्यों? क्योंकि हर कश्मीरी हिंदू को पूरी कश्मीर की वादी में एक चलता फिरता तिरंगा दिखाई देता था उन जहादियों को। जब तक हम पे शारीरिक तौर पे हमला नहीं हुआ, जब तक हम पर, हमारी बच्चियों के ऊपर, औरतों के ऊपर हमला नहीं हुआ, हमारे सम्मान पे हमला नहीं हुआ, तब तक हम बर्दाश्त करते रहे। आजादी के 40 साल बाद तक
1990 तक, 90 के दशक तक। लेकिन जब अस्मिता पे बात आई, जब हमको नारा दिया गया ऐसे कैसे पाकिस्तान बटाओ रुस्त बटने आसान, हमको पाकिस्तान चाहिए कश्मीरी पंडित औरतों के साथ, कश्मीरी पंडित औरतों के बगैर, मर्दों के बगैर, तब हमने सोचा कि हमारा पलायन का समय आ गया है। जो लोग उस नरसंहार में बचे, उन्होंने जवाहर टनल की तरफ रुख कर लिया। उसी वक्त 40 साल पहले फिर एक और हिमालयन ब्लंडर जो किया था तत्कालीन नेहरूविन कांग्रेस ने, जब पाकिस्तान ने हमला किया विलय होने के बाद, हमारी फौजें कश्मीर आई और पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ दिया था। हम जो आज की तारीख में पाकिस्तान अधिकृत पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, हम उसको पूरा आजाद करा सकते थे। लेकिन पहली बार आज तक ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है, मिलिट्री हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि आप अपनी जीतती हुई आर्मी को रुकने का आदेश देते हैं। उस वक्त जब हम पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को आजाद करा सकते थे, हम मुजफ्फराबाद को आजाद करा सकते थे, मीरपुर को आजाद करा सकते थे, उस मुजफ्फराबाद और मीरपुर को, उस गिलगित बल्तिस्तान को जहां पे पाकिस्तानी दरिंदों ने हिंदू और सिखों का नरसंहार किया, आज की तारीख में जो एलओसी है, उस एलओसी के पार आज की तारीख में एक भी हिंदू और सिख नहीं बचा। यह थी बर्बरता पाकिस्तानियों की, और दुर्भाग्य है महात्मा गांधी को उन्हीं दिनों में, इन्हीं हालात में उनको कश्मीर के अंदर आशा की किरण दिखाई दी थी। यह थी आशा की किरण, क्योंकि हिंदू किसी क्वांटिटी में, किसी सब्जेक्ट में, किसी कंसर्न में नहीं आते। बारामूला में जो हुआ, बारामूला में जो हिंदू और सिखों को दर्दनाक बर्बरता जो उन पे हुई, वहां के नन्स के जो बर्बरता हुई, उसके बावजूद हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, इसके बावजूद कि मुजफ्फराबाद में हिंदू नहीं बचा कोई, मीरपुर में कोई हिंदू नहीं बचा, इसके बावजूद हमें कहा जाता है अरे कश्मीर तो कश्मीरियत है, कश्मीर में तो भाईचारा है। भाईचारा है तो कश्मीरी हिंदू का नरसंहार क्यों हुआ? क्यों 30 साल से घर से बेघर है कश्मीरी हिंदू? तो आज की तारीख में बताना चाहता हूं, लद्दाख के अंदर जो हो रहा है वो ही उसका कारण, एक कारण यह है क्योंकि हमने हिंदुस्तान के दुश्मनों को वो 370 लगाने की वजह से यह उम्मीद जगा के रखी थी कि किसी दिन हिंदुस्तान से कश्मीर अलग हो जाएगा। और 5 अगस्त 2019 को वो सारे इरादे, वो सारे एजेंडा खत्म हो गए जब आपने 370 हटा दिया। जब आपने 370 हटा दिया, आपने दुनिया को यह घोषणा कर दी कि जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई अपवाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान और चाइना को हुई। चाइना ने नजर अपनी लद्दाख से क्षेत्र से नहीं हटाई थी, चाइना ने अपनी नजरें लद्दाख क्षेत्र से नहीं हटाई थी, और पाकिस्तान ने अपनी नजर कश्मीर के ऊपर लगा रखी थी। कश्मीर को अपनी शाहरग बोलते थे, कश्मीर को अपनी शाहरग बोलते थे। पिछले 70 साल से पाकिस्तान की सरकार, वो इस्लामिक सरकार, अपने अवाम को, जैसे कश्मीर के अंदर हमारी मेन स्ट्रीम हो, पृथकतावादी हो, जहादी हो, कश्मीर के गरीब मुसलमान को ये अफीम पिलाते रहे, आजादी की अफीम पिलाते रहे। ये 70 साल से पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा था। आम पाकिस्तानी मुसलमान के दिमाग में यह डाला गया था कि कश्मीर हमारी शाहरग है। वो शाहरग पिछले साल 2019 में अगस्त के महीने में बंद कर दी गई। इसी वजह से पाकिस्तान बौखला गया है, चाइना बौखला गया है, और 370 के ऊपर जो उनको तकलीफ हुई है उसका नतीजा हम अब देख रहे हैं। और वो नहीं जानते कि हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान 130 करोड़ रिसर्जेंट इंडिया है। आज का हिंदुस्तान गांव गांव में हिंदुस्तान है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है। आज का हिंदुस्तान, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस नेतृत्व की बात कर रहा हूं। यह नेतृत्व
जमीन के साथ जुड़ा हुआ नेतृत्व है। यह नेतृत्व किसी राज्य परिवार से नहीं निकला है, यह नेतृत्व किसी रॉयल्टी से नहीं निकला है। यह नेतृत्व जिसने एक आम कार्यकर्ता की तरह काम किया है, काम करते 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 आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। उनको मालूम है हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात क्या है, भारत क्या चाहता है, भारत को क्या चाहिए, जो आज तक नजरअंदाज किया गया। इसलिए जो नफरत आप देखते हैं उनकी इस अपोजिशन में, ये वो नफरत सामने आती है कि एक आम आदमी, एक हिंदुस्तान का एक खास नागरिक एक प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और इसलिए भी तकलीफ है, आज तक इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो भी बैठा था वो सब के सब जवाहरलाल नेहरू बन जाते थे, लेकिन इस आदमी ने, नरेंद्र मोदी ने वो परंपरा तोड़ दी। नरेंद्र मोदी वो कर रहा है जो हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता मांग रही है, जनता चाहती है और वो उसके लिए वोट देते हैं और वो कर रहे हैं। जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला कि अक्साई चीन को नहीं छोड़ेंगे, उसे भी आजाद कराएंगे, ये किसको चुभता है? ये चुभता है चाइना को। क्यों? क्योंकि जब ये जो राजनीतिक, ये जो पॉलिटिकल पार्टी, जो कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है, उनको याद रहना चाहिए जब अक्साई चीन पे कब्जा हुआ था तो कोई जंग नहीं हुई थी। चीनी लोग, चीनी फौज, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चाइना पे कब्जा किया और तब प्रधानमंत्री, जब हमारे दिल्ली के अंदर हिंदी चीनी बाई बाई के नारे लगाए जाते थे, उस वक्त चुनलाई ने घोषणा कर दी कि हमने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया है। अरे क्या किया आप लोगों ने? उस वक्त बोला कि वहां पे तो घास का तिनका नहीं उगता। ये तो वहां पे उस वक्त भी राष्ट्रभक्ति थी हिंदुस्तान के अंदर, जो आज भी है। तो महावीर त्यागी जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जब बोला था कि मेरे सिर पे पर तो एक भी बाल नहीं है, तो क्या मैं अपनी गर्दन काट दूं, अपना शीश काट दूं? ये था रिस्पॉन्स सरकार का और राष्ट्रभक्त हिंदुस्तान का उस वक्त भी। और 1962 में भी हमने क्या किया? हमने अपने फौज नहीं तैयार की, हमने उनको हथियार नहीं दिए, हमने सड़कें नहीं बनाई बॉर्डर तक। इस वजह से 1962 में हम जंग हारे, लेकिन हिंदुस्तान का सर नीचे नहीं होने दिया। वो जो अल्फाज हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वो आवाज, वो जज्बा वहीं से निकला था 1962 की जंग से। आज भी वो ये जज्बा है, आज भी वो ये बातें हैं। और प्रश्न वो उठा रहे हैं जिन्होंने शाहीन बाग के अंदर सीए के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा चलाया। वो मोर्चा क्या था कि हिंदू और सिखों को, जिनको उस तत्कालीन कांग्रेस ने हिंदुस्तान में बचे हुए कश्मीर के अंदर, जिसका कानून तौर पे विलय हुआ था, वहां पे चूंकि मुस्लिम प्रांत था, मुस्लिम बहुमूल प्रांत था, उनको 370 दिया। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर हमने हिंदू और सिख गरीब वहां पे छोड़ा, उनके लिए बारे में हमने कुछ नहीं सोचा। और जाकर लियाकत अली खान के साथ नेहरू जी ने एक संधि की, नेहरू लियाकत अली पैक्ट है। क्या लिखा उसके ऊपर? किस चीज के ऊपर दस्तखत हुए? जो तुम्हारे यहां पे हिंदू और जो माइनॉरिटीज है, तुम उनका ख्याल रखो। जो हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है, उनका ख्याल हिंदुस्तान रखेगी। लानत है, शर्म है ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर। हिंदुस्तान के मुसलमान को आज तक कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई जब उसको यह बताने का मौका मिले, बोलने का मौका मिले कि हिंदुस्तान के साथ में उनका परसिक्यूशन हो रहा है। हमारे साथ हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले ऐसे मुसलमान हैं जो गर्व करते हैं अपनी सनातनी हेरिटेज पे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने क्या किया? 24% हिंदू और सिख थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। आज की तारीख में क्या बचा है वहां पे? 1.5% अभी पाकिस्तान में है और 14% बांग्लादेश में रह गए। ऐसी बर्बरता, हिंदुओं का नरसंहार विश्व भर में, अगर आज आप तारीख लिखेंगे, जिनोसाइड की हिस्ट्री लिखेंगे, जिनोसाइड के बारे में व्याख्यान करेंगे तथ्यों के आधार पे, तो आपको दिखेगा कि हिंदुओं का नरसंहार दुनिया में सबसे लंबे अरसे पे चलता हुआ नरसंहार है। कश्मीर के अंदर हिंदुओं का नरसंहार उसी परंपरा का 1000 साल पुराना जो शुरू हुआ था जब गजवाए हिंद की शुरुआत हुई थी, वो गजवाए हिंद का अंतर्गत जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वो आज भी चल रहा है।
आप अजय पंडिता भारती का जब हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं, पीठ पे उनकी वार करते हैं, तो ये उसी जेनोसाइड की कंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि अजय पंडिता भारती कश्मीर के अंदर भारतीयता का प्रतीक थे। नाम भारती था ना, और वो ग्राउंड लेवल पे भारतीयता का प्रतीक थे। वहां पे भारत की डेमोक्रेसी को लागू करने की कोशिश कर रहे थे। पूरे गांव के अंदर एक कश्मीरी पंडित था। देखिए इस्लामो फैशिस्टिक सिस्टम क्या है। पूरे गांव के अंदर एक हिंदू था, और उनकी बहन के अनुसार जब मार के वो गिर गए, वो मां, उनकी बहन दुहार करती रही कि कोई रोको, गाड़ियां चलती गई सामने, कोई रोको, ये जख्मी है, इसको अस्पताल पहुंचाने में मेरी मदद करो। कोई नहीं रुका। मैं नमन करता हूं, पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, उस शख्स का जिसने ये हिम्मत की। मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सरकार से अपील करता हूं, उन दो कश्मीरियों ने जिन्होंने उस बहन की आवाज सुनी और अजय पंडिता भारती को गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सरकार से अपील करता हूं उनकी सुरक्षा का प्रबंध करे, कहीं उनको खतरा ना हो, क्योंकि आज की तारीख में कश्मीर जहाज एक बहुत ऊंची जगह पे आ गया है, एक बड़ी पर्टिकुलर लेवल पे आ गया है। ये लोग जो 370 का वहां पे शाहीन बाग में नारे लगा रहे थे, 35A के अंतर्गत नारे लगा रहे थे, क्या कह रहे थे? 35A हटना क्यों हटाया? कौन लोग थे जो कह रहे थे? अपने आप को अंबेडकरवादी कहने वाले, अपने आप को अंबेडकर के शिष्य कहने वाले, शर्म है उनके ऊपर। ये जो शाहीन बाग से नारा चलता था, वही जिन्ना का नारा, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक आम आदमी नहीं थे, एक आम नेता नहीं थे, वो एक स्टेट्समैन थे। जब 370 के बारे में उनसे बात की गई तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं खुद अपने हाथों से देश के अगेंस्ट गद्दारी नहीं कर सकता। ये थे भीमराव अंबेडकर। ये जो इस्लामाबाद के नारे उस शाहीन बाग से निकले, जिनके साथ ये अंबेडकरवादी, अपने आप को अंबेडकरवादी बोलने वाले, वो अंबेडकरवादी नहीं है। उनको दलितों के बारे में कोई ख्याल नहीं है। उनको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में क्या बोला था? उन्होंने कहा था मुस्लिम ब्रदरहुड इज नॉट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इट्स द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम विद मुस्लिम ओनली। और उस मूवमेंट का समर्थन कर रहे थे ये अपने आप को अंबेडकरवादी कहने वाले। और 35A, जिसके अंतर्गत जम्मू में रहने वाले वाल्मीकि समाज, जिनको मैं कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार को हिंदुस्तान का, कश्मीर का ओरिजिनल इस्लामिस्ट परिवार बोलता हूं, उन्होंने जब उनको जरूरत थी, पंजाब से उन वाल्मीकि समाज को बुलाया कि हमारे पे सफाई करने के लिए हमारा समर्थन करो, हमारी सहायता करो, और इस आश्वासन के साथ कि हम तुमको यहां की सिटीजनशिप देंगे। और जब वो आए, सफाई की उनकी, और जब सिटीजनशिप देने का समय आ गया तो उनको बोला कि तुम लोग सफाई कर्मचारी हो, तुमको हम नौकरी देंगे, सफाई कर्मचारी की नौकरी देंगे। तुम लोग PhD करो, तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार तुम्हें सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी देगी। यह था शोषण, दलितों का शोषण, वाल्मीकि समाज का शोषण। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 70 साल किसी अंबेडकरवादी ने यह आवाज नहीं उठाई कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर हमारे हिंदू समाज, वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है। औरतों के साथ क्या हो रहा है वो आप सब जानते हैं। तो क्या हुआ कि 370 और 35 से हटाने से आपने
कश्मीर की परिभाषा बदल दी। आपने कश्मीर के अंदर इस्लामो फैशिस्टिक एक वहां पे जो एक वो वहां की जो सिस्टम था, एक व्यवस्था थी, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आतंकवाद के ऊपर प्रहार तो हुआ, लेकिन पूर्णतः प्रहार 370 और 35 से हटाने से नहीं होता है। क्योंकि कश्मीर जहाज, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, कश्मीर जहाज एक मिलिट्री प्रॉब्लम है। उसको मिलिट्री तरीके से ही उसको टैकल करना पड़ेगा। दुनिया में जहां पे भी वह भी सुनी जहादी समस्याएं हैं, विश्व भर में उनको मिलिट्री तरीके से लड़ा जाता है। पाकिस्तान के अंदर अपने इलाके में वो लोग ज़रबे अज़्ब के अंतर्गत, जिनको वो अपने दुश्मन मानते जहादियों को, उनके ऊपर हवाई जहाजों से बमबारी करते हैं। हम लोग जो वहां पे एनकाउंटर करते हैं, वो उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। अब वो नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जब तक, जो मैं समझता हूं कि सरकार ने इसका संज्ञान लिया हुआ है कि कश्मीर जहाज का जो वॉर थिएटर है, उसको हमने एलओसी के पार ले जाना है, हमने वहां पे मकबूजा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराना है, तब तक हमें कश्मीर जहाज की मुसीबत से आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ जब तक यह भी हकीकत है, जब तक आप कश्मीर के अंदर 370 की वजह से जो मानसिकता बन के आई थी अभी तक, वो मानसिकता जिस मानसिकता के वजह से कश्मीर के मुसलमान अपने आप को, इस्लामिस्ट मुसलमान अपने आप को लगभग ये सोच रहे थे कि वो एक आजाद मुल्क है, आजाद नेशनलिटी है, आजाद अवाम है। जब फारूक अब्दुल्ला बोलता है, बुरहान वानी के मरने के बाद क्या बोलता है, जब बुरहान वानी को वो वहां भेज दिया गया जहां उसकी जगह थी, तो क्या बोला था फारूक अब्दुल्ला ने? हमारे बच्चे नौकरी के लिए नहीं मरते, हमारे बच्चे टूरिज्म के लिए नहीं मरते, कौम के लिए मरते हैं। मैं उस कौम की बात कर रहा हूं। उस कौम को यह एहसास हो गया, ये कमजोर दिल्ली, ये कमजोर हिंदुस्तान एक दिन झुक जाएगा और हमें आजादी मिलेगी। यही पाकिस्तान भी सोचता था कि हिंदुस्तान को इतना झुकाओ, हिंदुस्तान को इस कदर झुकाओ, चाहे वो दोस्ती के नाम पर हो, आतंकवाद के जरिए हो। उनको लग रहा था कि हिंदुस्तान झुक रहा है, और हम लोग कश्मीर के ऊपर उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वो जो कश्मीर के अंदर मानसिकता थी, उस प्रक्रिया को, जिसको मैं इस्लामो फैशिस्टिक मानसिकता बोलता हूं, जिसके अंतर्गत कश्मीर का आम मुसलमान, जिसको राजनीति से कुछ नहीं लेना देना, वो भी अपने आप को हिंदुस्तान के आम हिंदुओं से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के आम मुसलमान से भी अपने आप को अलग समझता है। जब हिंदुस्तान का मुसलमान वहां जाता है, वो हिंदुस्तानी मुसलमान बोलता है, इंडियन बोलता है। लेकिन पाकिस्तान से जब जहादी आते हैं, तो उसको वो भाई बोलते हैं, अब्बू बोलते हैं, गाजी बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ये 370 और 35 ए की वजह से वहां पे ऐसी मानसिकता बन के आई थी। मैं अब इस बात पे आज बात करते हैं, विस्थापित कब तक। जब आप बात करते हैं कि विस्थापित कब तक, आप सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, आप कश्मीरी पंडितों की जो हालत है खाली उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी मैसेज है भारत सरकार को, कि जब आप बात करते हैं कि विस्थापित कब तक, उस प्रश्न में एक और प्रश्न है, कश्मीर के अंदर भारतीयता कब तक दूर रहेगी। क्योंकि जब तक आप कश्मीरी हिंदू को कश्मीर के अंदर दोबारा बहाल नहीं करेंगे, तब तक कश्मीर के अंदर पूर्णतः अनकंडीशनल इंडियननेस बहाल नहीं होगी। कश्मीर के अंदर वो जो हिंदुस्तान की हजारों साल की सनातनी संस्कृति है, वो कश्मीर के अंदर तब तक बहाल नहीं होगी जब तक कश्मीरी हिंदू वापस नहीं जाएगा वहां पे, जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस नहीं जाएगा, तब तक हिंदुस्तान वहां पे दोबारा से रिजरेक्ट नहीं हो सकता। तो कैसे जाएगा कश्मीरी पंडित? कश्मीरी हिंदू कोई भेड़ बकरियां तो है नहीं, कश्मीरी पंडित ऐसे तो है नहीं कि आपने 1990 में उनके साथ बरबता करके उनको निकाल दिया गया और आप उनको अब ट्रकों और बसों और गाड़ियों में बिठा के वापस भेज देंगे। नहीं, इस तरह से नहीं जाएंगे। हम जब भी जाएंगे 30 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा नरसंहार तो 700 साल से चल रहा है।
70 साल से बर्दाश्त कर रहे, 40 साल बर्दाश्त करते रहे हम कश्मीर के अंदर अपने अपने जुल्म और अत्याचार। 40 साल के आजादी के 40 साल बाद तक 1990 के दशक तक हम पे वहां पे परसिक्यूशन हो रहा था, शोषण हो रहा था। जब हम नौकरी और प्रोफेशनल कॉलेज में जगह की बात करते थे, हमको बोलते थे तुम्हारा हिंदुस्तान तो जवाहर टनल से केरला तक है, हमारे बच्चे कहां जाएंगे। हम वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमने अपनी भारतीयता के पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, आज हम अकेले नहीं है, पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तान हमारे साथ है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कोई भी कश्मीरी हिंदू अपने धर्म और अपनी भारतीयता पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। राष्ट्र प्रथम, भारतीयता प्रथम, धर्म प्रथम, ये कश्मीरी हिंदू के कन कन में है। क्योंकि जब हमें बोला गया था रलिव गलिव या सलिव, या तो हमारे साथ मिल लो, या तो मर जाओ या दफा हो जाओ, तो हमने उस वक्त क्या चुना? हमने ना धर्मा छोड़ा, हमने ना भारतीयता छोड़ी। हमने ये मान लिया कि हम हिंदुस्तान के अंदर, अपनी भारत माता के अंदर हम रिफ्यूजी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी भारतीयता पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी रगों में अपने उन पूर्वजों का खून दौड़ रहा है जिन्होंने 700 साल के बाद बर्बरतापूर्ण शोषण का सामना किया। घटते घटते 100% आबादी हमारी कम से कम होती गई, लेकिन हमने अपनी भारतीयता पे कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने अपने हिंदू धर्म के पर कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने अपने सनातन धर्म में कंप्रोमाइज नहीं किया। आज भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है, कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। यह कश्मीर के अंदर 5000 साल पुरानी सनातनी संस्कृति को, जो भारत की संस्कृति का स्रोत है, कश्मीर इज द फाउंटेन हेड ऑफ इंडियाज thousands years of सनातनी सिविलाइजेशन ethos। आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता यह जानती है। इसी वजह से आज जब भी कश्मीर के ऊपर चर्चा होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे होती है, वहां कश्मीरी की आवाज होती है, कश्मीरी हिंदू की आवाज होती है। चाहे वो खुद कश्मीरी हिंदू क्यों ना हो वहां पे, या उसकी जगह कोई और अन्य भारतीय हो, वो हमारी आवाज करता है। क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि ये पलायन में बैठ के हमने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को जगाया। गर्व से कह सकते हैं, जब हम लोग बोलते थे कि 370 हटाओ, हंसते थे लोग हम पे। टेलीविजन स्टेशन पर कभी गलती से किसी को बुलाते, एक दौर था कि हमको टीवी स्टेशन पर नहीं बुलाया जाता था, हमको किसी भी सेमिनार में नहीं बुलाया जाता था। जब कभी हम रास्ता ढूंढते थे, मौका छीनते थे बोलने के लिए, 370 हटाने की बात करते थे, अपने नरसंहार की बात करते थे, माइक हमसे छीनते थे, माइक के बगैर हम उन ऑडिटोरियम में गूंज के बोलते थे, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता था। हंसते थे हम पे कि 370 नहीं हटेगा। उमर अब्दुल्ला ने लास्ट ईयर ट्वीट किया था, अगर 370, जिसका मतलब यह माना जा सकता है कि अगर 370 हटा तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। अरे उमर अब्दुल्ला, अब तो तुम बाहर हो, देख लो, कश्मीर भी हिंदुस्तान के साथ है और 370 भी हिंदुस्तान के साथ नहीं है। हट गया वो तो तुम्हारा जो झंडा था ना, जिसको तुमने सेक्रेटेरिएट के ऊपर चढ़ाया था, आज की तारीख में शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है कश्मीर के अंदर, हर 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 उस बिल्डिंग के ऊपर जहां पे झंडा लहरना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भारतीयता का प्रतीक है। हिंदुस्तान जाग गया है। अब हमें हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता की जरूरत है। आप हमें यहां तक तो ले आए, हम आपको यहां तक तो ले आए। अब आप जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी हैं, उनका समर्थन करना होगा। कैसे करना होगा? सबसे पहले हम ये सरकार से अपील करते हैं कि आपने जब घोषणा की, पहली बार यह भी हुआ, पहली बार 30 साल में किसी भी सरकारी घोषणा में यह बताया गया कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार किया था उस जहादी ग्रुप ने, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका वो जहादी वॉरलॉर्ड, माइसुमा का वॉरलॉर्ड, जब उसको गिरफ्तार किया गया, जिसको 30 साल पहले फांसी के फंदे पे होना चाहिए था,
अभी तक है वो जिंदा। मैं उम्मीद करता हूं वो और उसके सारे लोग जो कश्मीरी हिंदू के नरसंहार में शामिल हैं, वो भी फांसी के फंदे पे चढ़ेंगे। वो आदमी को उन्होंने एक नेता बना दिया था, उस आदमी को उन्होंने नेता बना दिया था। भारत में दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री उनके साथ हाथ मिलाते थे, उनके साथ वो अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे, और जो वो गिफ्ट देते थे वो अपने जश्न आजादी का गिफ्ट देते थे, और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको रिसीव करते थे। ये हालत थी हिंदुस्तान की, ये हालत थी हिंदुस्तान की जिसको रोका गया। इंसानियत, कश्मीरियत और डेमोक्रेसी के नाम पे हम कश्मीर के ऊपर समझौता करने वाले थे। मुशर्रफ के साथ तो कागज भी बन गए थे। उनका कसूरी अभी भी बोलता है, अब तो नहीं बोलता, लेकिन पिछले 2 साल पहले दिल्ली में आया था, ये यहां पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में धमकी देके गया कि मुशर्रफ के 4 बिंदु प्रोग्राम पे दस्तखत कर दो, नहीं तो हम ज्यादातर जिहादियों को रोक नहीं पाएंगे। ये दिल्ली के अंदर बोला था, और तब मैं उनको अच्छा खासा जवाब भी दिया गया था। दूसरे दिन अखबारों के अंदर न्यूज भी आई थी कि वो जो उस मीटिंग में अब्दुल बसित भी था, जो तत्कालीन हाई कमिश्नर पाकिस्तान के अंदर, कि अब्दुल बसित की जो मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, उसको बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि कोई आवाज उठी थी वहां पे। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, जब आपने ये बोला कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था, हम आपसे अपील करते हैं औपचारिक तौर पे आप डिक्लेयर कर दीजिए कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो नरसंहार था, जेनोसाइड था। बार बार बता रहे हैं वो जेनोसाइड है, वो जेनोसाइड है। आपने भी माना। जब आप इसको औपचारिक तौर पे डिक्लेयर करते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो आप एक और ऐतिहासिक कदम लेते हैं, एक ऐतिहासिक घोषणा करते हैं। क्योंकि जब आप ये घोषणा करते हैं तो उसी वक्त आपको कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को रिवर्स करने की आपको एक राह मिलती है। आप ट्राइब्यूनल बिठाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, यूएनओ के अंतर्गत। आपको जिस भी समाज के साथ जेनोसाइड होता है उसको अब नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसके ऊपर जेनोसाइड का कानून लगता है। उस कानून के अंतर्गत आपको तहकीकात करनी पड़ेगी। एक ट्राइब्यूनल, ऑफिशियल ट्राइब्यूनल के अंतर्गत आपको ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, किसने किया, कौन लोग मुनव्वस थे, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। 1990 में जब ये हमारे साथ हाल हो रहा था, उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर कौन थे? हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम होम मिनिस्टर कौन था? उससे भी पूछा जाएगा मरणोपरांत कि उसका रोल क्या था इस जेनोसाइड के अंदर। और जो लोग आज पूछते हैं, जिन कांग्रेसियों ने कोशिश की अजय भारती पंडिता की शहादत को पॉलिटिसाइज करने की, शशि थरूर ने जैसे किया था, और कुछ और लोगों ने जो करने की कोशिश की, उनको बताना चाहता हूं कि जब 1986 में कश्मीर के अंदर हिंदुओं के ऊपर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर दक्षिण कश्मीर के अंदर प्रहार हुआ था, किसने कराया था? सब जानते हैं किसने कराया था, किस पार्टी का वो अध्यक्ष था उस वक्त, और क्यों कराया था। वो ट्रेलर था जो 1990 में हुआ, उसकी तहकीकात होगी। 1990 से शुरू नहीं होगा ये। तो जब आप ट्राइब्यूनल बिठाते हैं तब ये तहकीकात करते हैं, और फिर जब सजा, जस्टिस का मामला आता है तो जस्टिस देते हैं। उस जस्टिस के बाद आपको एक और कानून का पालन करना है कि जो जेनोसाइड में लोग बचे हैं उनको आप धकेल के उसी परिस्थिति में वापस नहीं भेज सकते जहां पे वो ही हालात प्रेजेंट है, जिनकी वजह से उनके ऊपर दोबारा प्रहार हो सकता है। कि आप जेनोसाइड को रिपीट होने नहीं देंगे, तो आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित वापस जाएगा और उसके साथ दोबारा जेनोसाइड नहीं होगा?
तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जियोपॉलिटिकल व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कोई भी कश्मीरी हिंदू उन पड़ोस में तो पहले जाएगा नहीं जहां के पड़ोसियों ने, जब कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर प्रहार हो रहा था, उन पड़ोसियों ने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी उन्होंने। वंदहामा का जब जिस शब कदर की रात कत्लेआम हुआ, जो लोग उसमें मारे गए उनमें से बहुत सारे लोग शरणार्थी कैंपों में जम्मू में जिन्होंने पलायन किया था, वो वापस गए थे अपनी गांव, अपनी जमीन, अपने मादरे वतन, अपनी कश्मीर के साथ जुड़ने के लिए गए थे, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा गया। और मुझे लगता है कि हमला इसीलिए हुआ क्योंकि कश्मीरी हिंदू ने हिमाकत की थी उस जमीन के ऊपर वापस आने की जहां पे वो निजाम मुस्तफा कायम करना चाहते थे। कैसा प्रहार हुआ था, कैसा प्रहार हुआ था रात भर, जिस वक्त मस्जिदों में प्रार्थनाएं हो रही थी, जिस वक्त AK-47 राइफल्स पे ऊपर के द्वारा उसी वक्त कश्मीरी हिंदुओं की लाशें बन रही थी, मस्जिदों के लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ा दी गई ताकि वो आवाज, AK-47 की आवाज सुरक्षा कर्मियों तक न पहुंचे, पुलिस तक न पहुंचे। ये था कश्मीर में वो परिस्थितियां थी, आज भी वही है। एक अजय पंडिता भारती का बार बार याद करता हूं, उनकी शादी एक टर्निंग पॉइंट है और मैं उनकी बेटी को, उनके परिवार को नमन करता हूं, यह जानते हुए कि उनका कनेक्शन, वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने कभी इसको उजागर नहीं किया, जितलाया नहीं, क्योंकि जब आप भारतीय हैं तो पार्टी बाद में आती है। हम लोग जब भी प्रश्न करते हैं, बीजेपी से भी प्रश्न करते हैं, हर पार्टी से प्रश्न करते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार ने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, 4 साल हम लोग बोलते रहे, बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ लड़ते रहे, जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता था, चाहे टीवी पे हो, चाहे किसी सेमिनार हॉल में हो। और हम इस पर गर्व करते हैं कि उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया। और क्या कहा नरेंद्र मोदी ने उसके बाद, कि वो गठबंधन महामिलावट था। तो राष्ट्रभक्ति की जब बात आएगी तो कश्मीरी हिंदू पीछे नहीं हटेगा, किसी पार्टी को नहीं बख्शेगा, किसी राजनेता को नहीं बख्शेगा। इसी प्रकार से यही एग्जाम्पल शहीद अजय पंडिता भारती हैं। मैं नमन करता हूं उनके परिवार को। क्या बोला उन्होंने, इस इश्यू को पॉलिटिसाइज मत कीजिए। वो कांग्रेस में होते हुए, उनकी बेटी ने बोला, वो कांग्रेस में होते हुए नरेंद्र मोदी का सम्मान करते थे, उनसे प्रेरित थे। क्योंकि जब आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी बीजेपी के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का नेतृत्व करते हैं। और ऐसे नेतृत्व के ऊपर भारत को गर्व है। चाहे किसी भी पार्टी को जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति होगी, उसको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के ऊपर गर्व होगा। नरेंद्र मोदी इंसान है, गलती कर सकते हैं एक इंसान के तौर पे, लेकिन हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं वो जानबूझकर देश के अगेंस्ट कोई भी क्षति नहीं होने देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री है। शुक्र है कि वो आज इन परिस्थितियों में आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे वो कोरोना से लड़ने का जंग हो, चाहे LOC पे पाकिस्तान से लड़ने का जंग हो, चाहे कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाज से लड़ने की जंग हो, वो चाहे बाकी हिंदुस्तान में ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ झेलने की जंग हो, और आज की तारीख में लद्दाख में और पूरे हिमालयन बेल्ट में जितना हमारा बॉर्डर है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उस जंग का नेतृत्व इस हालत में नरेंद्र मोदी कर रहा है। हमें इसका गर्व है, पूरा भारत सुरक्षित समझता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि कश्मीरी हिंदू को जब वापस जाना है, ट्राइब्यूनल बैठेगा, उनको जस्टिस मिलेगी, और उनको वहां पे रहने के लिए आपको एक जियोपॉलिटिकल व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। क्या व्यवस्था होगी वो? आप क्या मुझे किसी मोहल्ले में बिठाएंगे? मैं कहता हूं पूरे विश्व में
कश्मीरी हिंदू लगभग 7.5 लाख हिंदू हैं जो 700 साल से पलायन करते रहे। 700 साल में 7 बार मेजर हमारा एक्सोडस हुआ, हमारा पलायन हुआ इसी इस्लामिस्ट जहादी परसिक्यूशन की वजह से। कब से जवाहरलाल नेहरू भी उसी तरह से निकले थे, काटजू भी उसी तरह से निकले थे, मटूज और पुराने कौल भी किसी वक्त इसी वजह से निकले थे, हक्सर भी इसी वजह से निकले थे। उनका आज की तारीख में कश्मीर के, उनकी मातृभूमि के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना हम जो लोग 1990 के जेनोसाइड में सरवाइव कर चुके हैं, जितना हमारा हक कश्मीर के ऊपर है उतना उन सब विश्व भर में, भारत में जहां जहां कश्मीरी हिंदू है उसका अधिकार है उस मातृभूमि के ऊपर। तो आप 7.5 लाख मिनिमम लोगों के लिए जब आप एक जियोपॉलिटिकल व्यवस्था करते हैं तो आपको उसके ऊपर विचार करना होगा। और व्यवस्था का हमने आपको पूरा डॉक्यूमेंट दे रखा है। आपको पनून कश्मीर का मार्गदर्शन का डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर वो शब्दावली है, वो व्याकरण है जो आज इस्तेमाल हो रहा है पिछले साल से इस कश्मीर जहाद के साथ लड़ने का, कश्मीर के साथ इस्लामो फैशिस्टिक रिजीम को खत्म करने का, वो शब्दावली, वो व्याकरण हमारे उस मार्गदर्शन से निकलता है। और उस मार्गदर्शन में 370 हटने की जब बात आती है, जब आप पूर्ण गठन कश्मीर करने की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूर्ण गठन करने की बात होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि कश्मीर के अंदर आप यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के लिए जो मूल निवासी हैं, जो कश्मीर के अंदर जिनकी हजारों साल पुरानी संस्कृति है, वो कश्मीरी पंडित, उसको वहां पे अधिकार है रहने का, उसको उस जमीन पे अधिकार है, एक टूरिस्ट की तरह अधिकार नहीं है। एक दिमी वो लोग होते हैं जो इस्लामिक व्यवस्था के अंदर नॉन मुस्लिम लोगों को एक सेकंड क्लास दर्जा दिया जाता है। जो हमने भोगता है उस व्यवस्था के अंतर्गत हम नहीं रहने वाले हैं। हम लोग वो जो लोग वहां पे भारत माता का जो तिलक है माथे पे लेके चलते रहेंगे। ये है हमारा वहां पे पूर्णवास का एजेंडा, पूर्णवास का फॉर्मूला। आप यूनियन टेरिटरी बनाइए पनून कश्मीर के अंदर। जब आप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? जब पूर्ण गठन के, जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में भी बोला, उन्होंने क्या बोला था कि पूर्ण गठन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है ये आगे चलती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं जब ये आगे चलने की जब बात करते हैं उनके मन में जरूर पनून कश्मीर का ध्यान है कि कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी। और उनके दिमाग में यह भी है कि जम्मू के राष्ट्रभक्त जम्मू को कश्मीर की इस्लामिस्ट हेजेमनी से आजाद कराना है। जम्मू के लोग बार बार जब भी मौका मिलता है, आज भी मुझे मौका मिल रहा है, मैं बात करना चाहता हूं, जम्मू के लोगों ने, जम्मू के डोगरा लोगों ने हमें पलायन में, उस अवस्था में जब हमें सैकड़ों सालों के पड़ोसियों ने अपनी आंखें बंद कर दी, जब हमारे साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा था, तब जम्मू के अंदर जिनके साथ हमारी भाषा नहीं मिलती, जिनके साथ हमारा कल्चरल नहीं मिलता, लेकिन एक चीज बांधती है कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को जम्मू के डोगरा लोगों के साथ, वो है राष्ट्रभक्ति, वो भारतीयता, वो धर्मा। उसके नाम से हमें पलायन में घर मिला। पलायन में आज की तारीख में जो भी कश्मीरी पंडित, चाहे हिंदुस्तान के अंदर, बाकी हिंदुस्तान में है, चाहे विदेश में है, लेकिन उसके दिमाग में एक घर है, वो जम्मू के अंदर है, जम्मू के डोगरा लोगों के प्रदेश के अंदर है। वो, उसके लिए हम जम्मू के लोगों का नमन करते हैं। आप लोगों ने बहुत सहा है पिछले 30 साल से, 70 साल से आप लोगों ने शोषण सहा है, क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक, कश्मीर ओरिजिन पॉलिटिक्स की वजह से, इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स की वजह से आप लोगों ने बहुत सहा है। बहुत आपके साथ परसिक्यूशन हुआ, आपके साथ नाइंसाफी हुई है। वो नाइंसाफी भी अब खत्म होनी चाहिए। जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब आप कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, जम्मू के अंदर जम्मू का स्टेट बनाते हैं, कश्मीर इस्लामिज्म खत्म नहीं होता। ये पुराना है, सैकड़ों सालों की मुसीबत है, जहां जहां है दुनिया भर में मुसीबत है।
वहां भी सुन्नी इस्लामिज्म, मुस्लिम ब्रदरहुड ऐसे खत्म नहीं होता। अभी देखिए मिस्र में क्या हुआ, उन्होंने डेमोक्रेसी को यूज करके सरकार हथिया ली थी, लेकिन वहां की मिलिट्री लीडर्स ने उनका तख्ता पलट दिया और मुस्लिम ब्रदरहुड को हटा दिया तख्त से। उनके जो लीडर थे, जो उनके प्रेसिडेंट थे, उनको जेल में डाल दिया। तो ये खत्म होने वाली बात नहीं है जब तक इसका एनालिसिस वो समाज खुद कर सकता है। जिस समाज के अंदर धर्म के नाम पे, बात पे धर्म पे नाम पे, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, शाहीन बाग के अंदर हो, वहां पे मुंबई के आजाद मैदान में हो, आप दूर किसी मुल्क के रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए, रोहिंग्या जिन्होंने अपने देश के साथ, बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ बगावत की, उन्होंने यहां शरण ली हिंदुस्तान के अंदर, उनके जज्बातों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप वहां पे आजाद मैदान में आप भारतीय सोल्जर का प्रतीक जो था वहां पे, उसको आपने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे आपको वर्गलाया जाता है। तो इस वनरेबिलिटी को ये समाज के लोग अपने आप जब तक इसका संज्ञान नहीं लेते, इसको दुरुस्त नहीं करते, हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रिलीजियस प्रॉब्लम है, उनको खुद संभालना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर के अंदर जो है वो रिलीजियस और सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है, वो है मैनिफेस्टेशन। तो उसके अंतर्गत हमें जम्मू के लोगों को न्याय मिलेगा जब जम्मू के अंदर स्टेट बनेगा, कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी। अभी आपने पूर्ण गठन किया लद्दाख में, देखिए मैं लद्दाख में अपने आप को वहां पे स्पिरिचुअल होम ढूंढता हूं एग्जाइल में। इतने अच्छे लोग आप देखिए, कल जब ये शहीदों के शव लेके म्युनिसिपल जो सिविल हॉस्पिटल में लेके आए, आम लद्दाख के लोग खड़े थे वहां पे अपने सांस्कृतिक स्वागत के रूप में उन शहीदों को रिसीव करने के लिए, हाथ में वो प्रेयर व्हील और वो स्कार्फ लेके उनका अभिनंदन करने के लिए उन शहीदों का। ये है राष्ट्रभक्ति लद्दाख की, ये राष्ट्रभक्ति लद्दाख की। और कश्मीर के अंदर भी क्या हो रहा है, हिंदी मुस्लिम चीनी बाई बाई की आवाजें उठ रही है। यहां तक, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, जो कश्मीर के मुसलमान चीनियों के अभिनंदन की, अब चीनियों के आने की वो को इंतजार कर रहे हैं। शायद मैंने ठीक पढ़ा है, मैंने ट्वीट देखा हूं, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर गलती है। मैंने सुना है, देखा है, वो पैरोडी ट्वीट है या असली ट्वीट है, लेकिन एक ट्वीट ऐसा जरूर आया है जिसके हैंडल उमर अब्दुल्ला का दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर वो उनका अपना है, मुझे इतना वक्त नहीं मिला दिखने का, जिसमें उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों को अवगत कराया है कि चीनियों में अपना सेवियर मत ढूंढो, कि वहां पे देख लीजिए सिंकियांग के अंदर उइगुरों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन फर्क पड़ता है, आज लद्दाख हिंदुस्तान की डेमोग्राफिक बॉर्डर है। लद्दाख स्काउट्स ने पहले भी जब चीनियों ने बॉर्डर के पर कुछ करने की हिमाकत की है, लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख के स्काउट ने हिंदुस्तान की भारत माता की रक्षा की है। तो कश्मीर के अंदर आपने जो वो बॉर्डर क्रिएट करना है, तो आपको पनून कश्मीर की स्थापना करनी पड़ेगी। कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक बॉर्डर आपको क्रिएट करना है, तो आपको कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ेगी। और जब आप हमारे प्रति न्याय की बात करते हैं, हम अब सिर्फ अपने न्याय की बात नहीं करते हैं। आज का हैशटैग जो है वो ये है, हिंदू लाइव्स मैटर। आपके इस गोष्ठी का जो हैशटैग है वो ये भी है कि हिंदू लाइव्स मैटर। यस, हिंदू लाइव्स मैटर। जब आप कश्मीर के अंदर हिंदुओं को दोबारा वहां पे बहाल करते हैं, तो हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को यह मैसेज मिलेगा कि हिंदुस्तान की सेक्युलर नाक के नीचे जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिन हजारों सालों के जो निवासी थे कश्मीर के अंदर, कश्यप ऋषि की जो औलादे हैं कश्मीर के अंदर, उनको वहां से निकाल दिया गया था। उनको वहां पे दोबारा बहाल किया गया, दोबारा रिहेबिलिटेट किया गया। वो आपको मैसेज जाएगा, हिंदू लाइव्स मैटर। जब आप 370 हटाते हैं, जब पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले रेफ्यूजीज, हिंदू और सिख, जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप से वंचित थे,
जिनको जिनके बच्चों को जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं मिलता था, कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलता था, वो वंचित थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू और सिख थे। आपने पिछले अगस्त 5 अगस्त को उनको वो 15 अगस्त की आजादी दी, जो पूरे हिंदुस्तान में 70 साल से जिसका जश्न मनाया जा रहा था। क्यों? तब आपने मैसेज दिया, हिंदू लाइव्स मैटर। जब आप सीएए लाते हैं तो आप उन हिंदुओं और सिखों को वो इज्जत बख्शते हैं, उनको वो हक देते हैं जो उनसे छीन लिया गया था 14 अगस्त 1947 को, जब आपने उन हिंदुओं और सिखों को उन पाकिस्तानी इस्लामिस्ट दरिंदों के हवाले छोड़ दिया था। नेहरू लियाकत अली पैक्ट के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनलाइज किया आपने हिंदू और सिखों का जेनोसाइड पाकिस्तान के अंदर। 10 साल 12 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं हिंदू की, और 3 दिन के बाद मौलवी के सामने लाते हैं, बोलते हैं मुसलमान बन गई। यहां हिंदुस्तान के अंदर आवाज नहीं उठती क्योंकि हिंदूज लाइफ डू नॉट मैटर फॉर देम। लेकिन आज जब मैं रिसर्चेड इंडिया की बात करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर सांस्कृतिक तौर पे सनातन धर्म वो रिसर्जेंस है हिंदुस्तान के अंदर, उसका जज्बा है हिंदुस्तान के अंदर। तभी आपने सीएए लाया, क्योंकि हिंदू लाइव्स मैटर। आप अमेरिका में जाके जॉर्ज फ्लॉयड जो उसके ऊपर जुल्म हुआ, शेख जो ब्लैक अमेरिकन है, उनके साथ शोषण होता है अमेरिका में, सब जानते हैं। लेकिन वो अमेरिकन खुद लड़ रहे हैं वो जंग। ब्लैक अमेरिकन से नफरत करते नहीं हुई, अमेरिका के साथ तोड़फोड़ करने के लिए नहीं। जो तोड़फोड़ हुई है वो वही लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग में यहां पे तोड़फोड़ की थी। ये उन्हीं के भाई बंधु हैं जिन्होंने उत्तर दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए थे, मारदार की थी, लूटमार की थी, आगजनी की थी। वही आगजनी वहां पे हो रही है। वो लोग सिविल लिबर्टीज, ब्लैक सिविल लिबर्टीज वाले लोग नहीं है। वो लोग अमन पसंद ब्लैक अफ्रीकन हैं जो अपना हक मांगते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी के अंतर्गत, अमेरिकन झंडे के लिए वो जान देते हैं। ना कि ये हमारे ये लोग जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मजाक कर रहे हैं, सैडिस्टिक प्लेजर्स ड्रॉ कर रहे हैं ये पत्रकार। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर एक चैलेंज है कोरोना वार से लड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी के साथ अभी चैलेंज है पाकिस्तान के साथ निपटने का, और अब चीनियों ने जो हमला कर दिया उसका जो है, हंसते हैं वो लोग। शर्म आनी चाहिए इनको। अपने आप को एकेडमिशियन बोलते हैं, अपने आप को, इनमें से एक तो हिंदुस्तान का भूतपूर्व फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है। जहनियत देखे, नफरत की जहनियत देखे। नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते हिंदुस्तान से नफरत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। उनको वो क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान के हमारे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन चुके, रह चुके हैं। आप इमेजिन करते हैं जब आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो पाकिस्तान को स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपके स्टेटमेंट्स को, जो आपके जो ऐलान है, आपकी जो घोषणाएं हैं, आपके जो ट्वीट्स हैं, जो फिल्मकार ट्वीट्स देते हैं, जो एक बहुत बड़ा फिल्मकार अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता है, उसको याद दिलाना चाहता हूं सारे फिल्मकारों को जिनको पाकिस्तान के अंदर परिवार जैसा माहौल दिखता है ना, उनको यह बताऊं, आपकी शानो शौकत, जो आपने शानो शौकत पाई है, वो हिंदुस्तान के लोग टिकट खरीद के जब आज सिनेमा हॉल में जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, तब आप कमाते हैं, आपको शोहरत मिलती है। आपको बताना चाहता हूं, आज वो हिंदुस्तान नहीं रहा। जिसने ये आवाज दी है, जो आज इस परिस्थिति में हिंदुस्तान के साथ दुश्मनों का समर्थन कर रहा है, एक आवाज चाइना के खिलाफ नहीं उठते ये लोग। नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, चीन के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाते, पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाते, नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। उनको बोलिए, वी डू नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। हिंदुस्तान का जो जन समूह है वो ये भूलेगा नहीं। इस अवस्था में, इस परिस्थिति में आपने दुश्मन को हथियार दिया हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, तो पाकिस्तान को, चाइना को, जो हमारे दुश्मन अमेरिका के अंदर है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में है, अमेरिका के वेस्ट के सिस्टम में है, उनको कुछ नया इजाद करने की जरूरत नहीं है। वो लोग वही स्टेटमेंट्स
वही घोषणाएं जो दिल्ली से निकलती हैं, जो मुंबई से निकलती हैं, वो उनको संकलित करते हैं, उनको बाइंड करते हैं और जाके वहां पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत करते हैं। बोलिए देखिए, ये तो हम नहीं कहते, ये तो हिंदुस्तानी लोग कहते हैं। हिंदुस्तान का भूतपूर्व फॉरेन मिनिस्टर कहता है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फिल्म मेकर कहता है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लेखक कह रहा है। तो उन लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम लोगों की शान शौकत हिंदुस्तान के आम आवाम के हाथ में है। हमारे पास जितने डेमोक्रेटिक हक हैं, उनमें से ये एक हक ये भी है, आपके जितने भी फिल्में आएंगी हम उसका बहिष्कार करेंगे। ये याद रखिएगा, आज इस घड़ी में जब आपको हिंदुस्तानी सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, उस सेना का जो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व कर रहा है नरेंद्र मोदी, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप उसको परेशान कर रहे हो। लेकिन यह भी याद रखिए, आप बहुत कम लोग हैं, आप बड़ी बड़ी ओहदों पर रह चुके हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे आपकी आवाज है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, लगभग 130 करोड़ हिंदुस्तान इस नेतृत्व के साथ आज खड़ा है। हम चाइना का जवाब देंगे। तो हम बार बार यह बताना चाहता हूं, जो कश्मीर के अंदर हम हिंदू लाइज मैटर, जम्मू के अंदर हिंदू लाइज मैटर, जम्मू को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, इसलिए क्योंकि वही मुशर्रफ का फॉर्मूला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कश्मीर, इसलिए जम्मू के अंदर डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए उसी मुशर्रफ फॉर्मूला के अंतर्गत हो रहा है। वही चिनाब वैली बनाने की कोशिश की गई, पीर पंचाल वैली बनाने की कोशिश की, कि जम्मू को डेमोग्राफिक तौर पे डोगरा लोगों को, जिनमें डोगरा हिंदू, डोगरा मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, लेकिन वो नहीं टूटे। उन्होंने बर्दाश्त किया। जम्मू के अंदर आज की तारीख में कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन शोषण हो रहा है आपका वहां पे भद्रवाह, किश्तवाड़, वहां पे हिंदुओं का नरसंहार होता है, अभी भी होता है, लेकिन वहां के लोग डटे हुए हैं, क्योंकि उनको आपने विलेज डिफेंस कमिटीज के द्वारा उनको आपने आम किया हुआ है। उनको मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो संगठन, वो व्यवस्था और दुरुस्त करेंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जो जहादी वो पहाड़ियों के ऊपर बचे हुए हैं, जो कश्मीर, दक्षिण कश्मीर से वहां आते हैं, उनको खत्म कर देंगे। जो एक बार खत्म कर दिए गए थे, दोबारा उन्होंने वहां पनाह ली है, उनको खत्म करना है। लेकिन वो सब तभी होगा जब आप जम्मू को पूर्णतः राज्य घोषित कर देंगे। जम्मू में जब आप जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो आप डिलिमिटेशन प्रोसेस को ध्यान देते हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस, बार बार बोलता हूं, हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं, दोबारा बोलता हूं, जम्मू से गूंज के आवाज आ रही है। डिलिमिटेशन प्रोसेस पुराने सेंसस के पर नहीं होना चाहिए। वो सब जानते हैं वो फ्रॉड था। अगर फ्रॉड के आधार पे कोई भी काम करेंगे आज की तारीख में, वो कितने भी आप सिस्टमैटिकली करेंगे, जिसकी बुनियाद फ्रॉड हो, उसके नतीजे भी फ्रॉड होंगे। तो अगले साल पूरे भारत के अंदर सेंसस होना है। उस सेंसस के अंतर्गत कश्मीरी पंडितों का सेंसस होना चाहिए, पूरे तथ्यों के अनुसार। जहां जहां हिंदुस्तानी, कश्मीरी हिंदू, चाहे वो अन्य भारत के हिस्सों में हो, विदेश में हो, उनका सेंसस होना चाहिए। जम्मू के अंदर जो वास्तविक जनसंख्या है, उसका सेंसस होना चाहिए। जब आप उस सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन प्रोसेस करते हैं, तब जम्मू के लोगों को एक पॉलिटिकल न्याय मिलेगा। नहीं तो आप वही व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आप वही व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप पिछले साल लिए गए इतने ऐतिहासिक कदमों द्वारा 370 हटाने के बाद और पुनर्गठन की एक प्रक्रिया शुरू करने के बाद आपने जो एक ऐतिहासिक कदम लिया था, आप उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप वही पॉलिटिकल व्यवस्था दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो प्लीज आप इसके पर ध्यान दें। मैं उम्मीद करता हूं जम्मू के राष्ट्रभक्त लोग, अन्य भारत में राष्ट्रभक्त लोग हमारे इस मुहिम का समर्थन करेंगे। ये जो उन्होंने डिलिमिटेशन प्रोसेस की शुरुआत की है, उस पर रोक लगाया जाए और नए सिरे से सेंसस की घोषणा की जाए। 2011 में जो होने वाली है, पूरे भारत में होने वाली है, उस आधार पे ही वो वहां पे डिलिमिटेशन प्रोसेस। हमने बहुत इंतजार किया, जम्मू के लोगों ने बहुत सह लिया है और 2 साल सह लेंगे, लेकिन न्याय चाहिए।
खाली हमें न्याय नहीं चाहिए, उससे न्याय भारत का होगा, भारत माता का होगा, भारत के उन सपूतों के साथ होगा जो रोज वो कश्मीर के अंदर, कश्मीर में बैठ के कश्मीरी जहादियों के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान निछावर करते हैं। हमने इस प्रक्रिया को, भारत सरकार को इस प्रक्रिया को एक स्मूथ करने के लिए हम, जैसे मैंने बोला, मार्गदर्शन द्वारा एक जहाज के साथ लड़ने के लिए, वहां भी सुनी जहाज के साथ लड़ने के लिए आपको एक व्याकरण और एक शब्दावली मिलती है, एक रास्ता मिलता है मार्गदर्शन के द्वारा। इसी प्रकार से एक बिल बनाया है पनून कश्मीर की तरफ से, पनून कश्मीर जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज बिल। प्लीज आपके द्वारा देश के पूरे राजनीतिक समाज को, उनको अपील करता हूं कि आप उसको पढ़िए, कोई टिप्पणी है तो कीजिए। तो आप जब वो पढ़ते हैं तो आपके अंदर, आप लोगों से, आप राष्ट्रभक्त लोगों से बताना चाहता हूं, उस बिल के अंतर्गत हिंदू लाइव्स मैटर। आप याद कीजिए, पिछली व्यवस्था में जहां हुकूमत प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं चलती थी, कहीं और से चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से चलती थी। उस काउंसिल के अंदर वही लोग हैं जिनमें से एक क्या बोला था, राम मंदिर का जब डिसीजन आया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आवाज, एक उंगली उठाई थी। जो ये शाहीन बाग के एक बहुत बड़े कलाकारों में से एक है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो उस एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। वहां पे वो कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहते थे। वो ऐसा बिल था, एक खतरनाक बिल था, जिसके अंतर्गत वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर, चाहे अभी अभी कितनी वारदातें हुई, अभी दलितों के अंदर क्या हाल हुआ, जौनपुर था शायद, किराना में कैसे लोग निकल रहे हैं, केरल के कई जगहों में कैसे हिंदू लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर लोग कैसे असुरक्षित महसूस करते हैं, असम के अंदर कैसे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, हिंदू लोग। अगर आप ये बिल का पढ़ते हैं तो आपको ये रास्ता मिलता है, आपको ये संज्ञान करने का मौका मिलता है कि हिंदू लाइव्स मैटर एनीवेयर इन इंडिया। तो प्लीज उस बिल का समर्थन करें। उसके लिए मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं। और क्या बोल सकता हूं, और मैं आज मेरे ख्याल में हमने काफी इश्यूज के पर टच किया। और आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आपके पास कुछ प्रश्न है प्लीज प्रश्न कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से बहुत बोल रहा हूं। आपका बहुमूल्य समय है, आपको और भी कुछ कार्य करने होंगे, लेकिन जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप प्लीज बोलिए, क्या जानना चाहते हैं। मुझे हो सकता है कुछ और भी याद आ जाए, बोलूं, आपके सम्मुख आपको मैं प्रस्तुत कर पाऊं। बोलिए, प्रश्नों का इंतजार कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कोल जी। भट्ट साहब, शिव कुमार भट्ट साहब कहते हैं कि कश्मीर के अंदर इतना हजारों करोड़ रुपया दिया जाता है, वहां पे किसी न किसी रास्ते के द्वारा वहां पे पैसा पंप इन किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। आप ये बताना चाहता हूं, आज तक कश्मीर जहाद के अंदर इवन जहादियों ने नहीं कभी बोला कि उनके साथ इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार के, हिंदुस्तान के अवाम ने अपनी गुर्बत को सहते हुए अन्य भारत में अंदर कश्मीर के आम मुसलमान का जीवन का दर्जा अन्य भारत में अन्य हिंदुस्तानी से ऊंचा रखा है। यह हकीकत है। तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? ला इला। यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा पाकिस्तान ला इला इल्लल्लाह, यहां क्या चलेगा? ला इला इल्लल्लाह। और हिंदी चीनी मुस्लिम भाई भाई, चीनी कश्मीरी भाई भाई के नारे निकलते हैं। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। हम आपसे सहमत हैं सर। विनोद कोल जी, थैंक यू सर। आप और मुझे प्रश्न कीजिए सर, प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, मुझे जब तक आपके प्रश्न आते हैं, मुझे यह भी याद आ रहा है, जब तक ये व्यवस्था होती है, पनून कश्मीर की व्यवस्था होती है, जेनोसाइड के ऊपर ट्राइब्यूनल बिठाने की व्यवस्था होती है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि हम लोग जो कश्मीरी हिंदू, जो हम में से कुछ लोग बहुत बुरी अवस्था में जी रहे हैं, उनको इकोनॉमिक समर्थन चाहिए।
जिसके बार बार बोलता हूं, जो जो लोग वहां पे खेती बाड़ी संभालते थे, जिनके बागात थे वहां पे, गांव से आए थे, जिन्होंने जम्मू नहीं देखा था, जिन बच्चों ने जम्मू कभी नहीं देखा था, उनको जम्मू में आके ये 30 साल से पलायन में जी रहे हैं, उनमें से बहुत लोगों की अवस्था बहुत खराब अवस्था में है। तो प्लीज आप जेनोसाइड के सर्वाइवर्स को, जहां पे भी कश्मीरी पंडित ने पनाह ली है, उसको प्लीज इंटरनली डिस्प्लेस पर्संस घोषित कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपने एक व्यवस्था के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उनको इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन का जब दर्जा देते हैं आप, तब आप उनको कानूनन तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे आप उनको सहूलियात दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपने जीने का जीवन स्तर कुछ बढ़ा सकते हैं। इतना भी आप सुन सकते हैं सरकार, ये मैं नरेंद्र मोदी सरकार से ये अपील करता हूं, मुझे यकीन है ये उन तक ये बात पहुंचेगी। और एक और बात करना चाहता हूं, आज कश्मीर के अंदर इतनी दहशत है, सुनने में आया कि कश्मीर के अंदर पोस्टर्स लगे हुए हैं, जो लोग वहां पे बाकी पंच हैं या सिविल बॉडीज में काम कर रहे हैं के अंतर्गत वहां पे रह रहे हैं, वो बड़ी दहशत में है। जो लड़के लड़कियां वहां पे प्रधानमंत्री प्रोग्राम के अंतर्गत वहां पे काम कर रहे हैं, वो दहशत में, उनके खिलाफ पोस्टर्स लगे हुए हैं। पोस्टर में क्या लिखा है? जो लोग हिंदुस्तान के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखे हुए हैं तो उनके साथ वो काफिर हैं, तो उनको वार्निंग दी गई है। यही वार्निंग हमें 1990 में दी गई थी। हम जब बोलते थे वो काफिर हो, इंडियन डॉग्स हो, तो जेनोसाइड की शुरुआत वहीं से हुई थी। अभी वो खतरे में है। मैं अपील करता हूं, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल होगा कि हर कश्मीरी पंडित जो वहां पे काम कर रहा है उसको एक पर्सनल गार्ड दिया जाएगा। व्यवस्था ये होनी चाहिए, आपके पास इमीडिएट टारगेट्स हैं, कश्मीर जहाद के साथ भरपूर लड़ लीजिए। जिसने AK-47 उठाई है, जो पत्थरबाज है, खत्म कर दीजिए उनको। क्योंकि हर जहादी जो है ना, फिदाइन है, वो मरने और मारने के लिए वहां पे बाहर निकला हुआ है। तो उसका वो कामयाब कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए उन लोगों को। जब पूरी क्लींजिंग हो जाएगी, कश्मीर जहाद का वॉर थिएटर पार ले जाइए। आप मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ जब आप कूच करते हैं, तो आप कश्मीर के अंदर जब व्यवस्था बदल देते हैं, तो आपको वहां पे तब तक जितने कश्मीरी हिंदू हैं, प्लीज उनको वापस जम्मू में ले आइए। जो भी आप उनको छोटा सा मुआवजा देते हैं आप वहां पे अंदर, वो पूर्णतः तनख्वाह नहीं है। मैं पूरे लोगों को कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट है, और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप किसी भी ट्रेड यूनियन को दिखाइए, आप किसी भी मानव अधिकार वाले संस्था को दिखाइए, वो जो वो डॉक्यूमेंट है, वो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, लेबर लॉज का वायलेशन है। तो क्यों आप उन कश्मीरी हिंदुओं को वहीं उन इलाकों में जबरदस्ती भेज रहे हैं जहां पर उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, उनके बुजुर्गों को, उनके रिश्तेदारों को 1990 में घर से बेघर कर दिया गया। यह अन्याय है। और यह भी मैसेज देना चाहता हूं आपके द्वारा देश को भी और सरकार को भी और पूरी राजनीति को, वी कश्मीरी हिंदूज रिफ्यूज टू बी गिनी पिग्स इन इंडियाज सेक्युलर एक्सपेरिमेंटेशंस इन कश्मीर। आप लोग समझते हैं कि उनको सेक्युलराइज कराओगे, नहीं कराओगे। 70 साल से नहीं करा पाए, नहीं। अगर चलेगा तो वहां पे सिर्फ भारतीयता चलेगी, कोई इफ्स और बट्स नहीं रहेंगे, तो तभी वहां पे होगा। तो ठीक है सर, आप अमित कुमार भट्ट जी लिखते हैं, ललित जी, डोंट यू थिंक बिफोर आस्किंग फॉर यूनियन टेरिटरी वी शुड फर्स्ट फाइट फॉर आवर रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली एंड पार्लियामेंट साइमल्टेनियसली वी विल फाइट फॉर यूनियन टेरिटरी बट फर्स्ट लेटर। प्लीज, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, अगर मैं पॉलिटिकल लेवल पे नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हम में बहुत सारे लीडरान हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने पर्सनल लाइफ्स को कुर्बान करते हुए, प्रोफेशनल लाइफ्स को के कॉस्ट के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया हुआ हमारे लीडरों ने। अगर उनके अंदर एक कंसेंसस बनती है कि पलायन के अंदर, एग्जाइल के अंदर हमें पार्लियामेंट और असेंबली की सीट्स होनी चाहिए, लेकिन एक एजेंडा के ऊपर, पनन कश्मीर के एजेंडा के ऊपर, ये नहीं कि आप तख्त पकड़ लो, कुर्सी पकड़ लो और फिर आप उस पार्टी के साथ जुड़ जाओ, उनके कार्यक्रमों में जुड़ जाओ जो उनके पार्टी के कार्यक्रम है। जो भी राजनीति में जाएगा
अगर ये कंसेंसस होती है लीडर्स के बीच में, तो मैं समझता हूं तो करना चाहिए, लेकिन इस अल्टीमेट एम के साथ कि अल्टीमेटली हमें पनून कश्मीर के अंदर चाहिए, उस राजनीति, उस एजेंडा के ऊपर अगर आप पार्लियामेंट के लिए एग्जाइल के लिए सीट्स मांगते हैं या और लेजिस्लेचर असेंबली के लिए सीट्स मांगते हैं, मैं समझता हूं इसके ऊपर गौर करना चाहिए कम्युनिटी को। When will we go back to कश्मीर? भारत बम्बरू विनी जी, बहुत बड़ा प्रश्न है, यही हम बता रहे हैं, 30 साल से यही कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं, तभी तो हमने आज का जो आपका जो ये प्लेटफॉर्म है विस्थापित कब तक, यही प्रश्नों का उत्तर तो मांग रहे हैं सर। लेकिन मुझे उम्मीद है ये शुरू हो गया है, हमने बहुत इंतजार किया है, अब हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, पनून कश्मीर की स्थापना होगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने तब भी विश्वास था जब लोग कहते थे 370 नहीं हटेगा, लेकिन हमें विश्वास था, और आज भी हमें विश्वास है। जो लोग कहते हैं कि ये इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें विश्वास है, भारत को अगर कश्मीर के अंदर अपना डेमोग्राफिक बॉर्डर क्रिएट करना है, भारतीयता, अनकंडीशनल भारतीयता फिर से बहाल करनी है, तो कश्मीर के अंदर पुनर्गठन, कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की स्थापना जरूर होगी। भारत के जो हिंदू मुसलमानों के साथ बिजनेस करके उनके फायदे प्राप्त करते हैं, उनको कैसे देखिए, ऐसा है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, हमारे साथ राष्ट्रभक्त मुसलमान वो भी है जो अपने आप को सनातनी मुसलमान कहते हैं। अब बहिष्कार करना है, किसका करना, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि उन मुसलमानों में जो लोग यहाँ पे शाहीन बाग में जो लोग हैं, मैं वही बार बार कहता हूं, शाहीन बाग में जो लीडर हैं वो अपनी मुस्लिम वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। आम मुसलमान को इस्लाम के नाम पे उनको क्या बोला गया, वो जो बुरके में जो बुजुर्ग औरतें थी उनको सीएए मालूम नहीं था क्या था। अगर आप उनको बोलते कि सीएए उन हिंदू और सिख औरतों के लिए है जिनको वहां पे पाकिस्तानी दरिंदे 10 साल और 12 साल की उम्र में उठा के ले जाते हैं, मुझे पूरा यकीन है उस बुरके में बैठने वाली मां, उसको उस दर्द का एहसास होता, वहां नहीं बैठते, लेकिन उसको बोला गया कि इस्लाम खतरे में है। तो मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर भी काम करना चाहिए, लेकिन जो उस धर्म के मानने वाले हैं, वो जो समुदाय है, उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्यों इस्लाम के नाम पे उनको वर्गलाया जाता है, क्यों इस्लाम के नाम पे वो एकदम तैयार हो जाते हैं, चाहे बंदूक उठानी हो, चाहे जिन्ना के साथ होना हो। जिन्ना लंदन में बैठा हुआ था, कांग्रेस का था ना, अपने आप को बहुत बड़ा सेक्युलर समझता था, इस इस्लाम के नाम पे उसने ऊपर टोपी पहन ली, अचकन पहन लिया, पूरे हिंदुस्तान के कश्मीर मुस्लिम समाज को वर्गला दिया। 90% उस वक्त तत्कालीन हिंदुस्तान की जो मुस्लिम जनता थी, उन्होंने उसको वोट दिया था 1946 में। ये दूसरी बात है, वो रह गए यहां पे, लेकिन हमारा साथ, हमारा समर्थन करने के लिए ऐसे सनातनी मुसलमान हैं जिनका हम अभिनंदन करते हैं और उनको हम सैल्यूट करते हैं। इसलिए प्लीज ऐसे वो सब कीजिए जो लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत, जो एक समाज के अंतर्गत जो हो सकता वो कर लीजिए प्लीज। Ramesh Pandita, what is your opinion about is present government serious about setting Kashmir in Kashmir? How and when? मैं समझता हूं कि जी हमने जब बोला नरेंद्र मोदी के पहले टेन्योर में 4 साल इन्होंने भी नजरअंदाज किया था कश्मीर को, इन्होंने भी नजरअंदाज किया था कश्मीरी हिंदुओं को। लेकिन क्यों? क्योंकि इस पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर ऐसे हैं पॉलिटिकली एम्बिशियस लोग, और हमारे होम मिनिस्ट्री में भी कुछ एम्बिशियस बाबू लोग हैं। उन्होंने वही सिस्टम जारी रखने की कोशिश की। वो सिंपल था, वो सिंपल ये था कि वो चाहते थे जो सिस्टम कश्मीर में चल रहा था, एक इस्लामिक व्यवस्था को अगर उसका सामना करना है, एक दूसरी इस्लामिक व्यवस्था को आप खड़ा कर दीजिए। वही हुआ था। बीजेपी और पीडीपी जो पैक्ट था वो वही था। लेकिन वो बात खत्म हो जाती है जब नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि वो गठबंधन एक महामिलावट था। तो हमने प्रेशर डालना है कि वो सब नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं जब 5 अगस्त 1947 को इन्होंने इतना ऐतिहासिक कदम लिया है, ये आपकी आवाज है कि 370 हटा है, तो मैं समझता हूं उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। कितना समय लगेगा वो हम और आप पे डिपेंड करता है, हम किस प्रकार से एक कंस्ट्रक्टिव तौर पे अपनी आवाज उठाते रहे, राष्ट्र के जो नेतृत्व है उन तक ये आवाज पहुंचाएं, जिस माध्यम से संभावना हो सकती है। मैं समझता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है, उसका सबूत है 370 हट गया। जब 370 हटता है, 35 से हटता है, हिंदू लाइज मैटर, इसका मतलब है आपको विश्वास होना चाहिए राष्ट्र का नेतृत्व इसका संज्ञान ले चुका है। हिंदू लाइज मैटर और विस्थापित कब तक, इसका भी वो संज्ञान ले चुके हैं। हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा।
ललित जी, कैन वी चैलेंज द प्रोविजंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पैकेजेस एम्प्लॉइज इन न्यूली कॉन्स्टिट्यूट स्कैट जम्मू? ये कानूनन आप प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा कानून, आप और हम सब लोग, आम आदमी कानून नहीं जानता, सबसे बड़ा कानून है ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स जो है वो मानव अधिकार लॉजिक से आते हैं। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपने वो साइन किया हुआ ना, आशु रैना जी, वो मैंने रवीश जी है एनडीटीवी के, जो बुद्धिजीवी पत्रकार अपने आप को बोलती हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो एक आइडियोलॉजी के अंतर्गत बोलते हैं, लिखते हैं। तो उनका एक गोष्ठी में मुझे उनके साथ मिलने का मौका मिला। वो उन्होंने एनडीटीवी कार्यक्रम पे एक ही बार कश्मीरी हिंदू के ऊपर कार्यक्रम हुआ था एनडीटीवी हिंदी के ऊपर, जिसमें सिर्फ कश्मीरी हिंदू थे, कश्मीरी हिंदू ने आवाज उठाई वहां पे, वो रवीश कुमार ने किया था। मैंने वो डॉक्यूमेंट आपका जिसके ऊपर आप वो जो साइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो उनको दिखाया था। उन्होंने उस गोष्ठी में खड़े होकर बोला, ये जो डॉक्यूमेंट देख रहा हूं इसमें पूरा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, जो आप जिस भी जगह आपने इसको चैलेंज करना है, आप हमारे समाज के अंदर बहुत कानून के जानकार हैं, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कहीं पे भी इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। वी डोंट आस्क टूरिस्ट, वी डिफाइन द रूल्स आवरसेल्व्स। रिप्लाई मधुरवानी, ये कौन है, निकल रहना चाहिए। ठीक है, कोई किसी को तकलीफ हो रही है हमारे बोलने से, इसी प्रकार से चैलेंज कीजिए इनको बहुत तकलीफ हो रही है। इनको बहुत तकलीफ हो रही है कि कश्मीरी हिंदुओं ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सनातनी हिंदुओं का आज वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको उससे तकलीफ हो रही है। उनके अरमानों के पानी फैल गया। जो लोग वहां पे निजाम मुस्तफा बहाल करना चाहते थे, वो जो इरादे खत्म हो गए, उनको इसलिए तकलीफ हो रही है। उनको ये भी पता है कि कश्मीर के अंदर पूर्ण कश्मीर, ये पूर्ण कश्मीर की यूनिटरी बनेगी और हर कश्मीरी हिंदू वापस आएगा, ये भी उनको इसका एहसास हो जाएगा। वी डोंट आस्क टूरिस्ट। ओके, आगे क्या है जी? ठीक है, और अगर और प्रश्न है तो मैं आपसे और बात करूं। मेरे पास टाइमर कहां गया? ये था टाइमर। 6:38। बहुत बोला। क्या कुछ अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम इसको यहीं, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम इस गोष्ठी को, इस वार्तालाप को, आपसे मिलने का जो अवसर मिला है, इसको हम यहीं समाप्त करें क्या? आपकी तरफ से सुनना चाहता हूं। आपके जो प्रबंधक है इसके प्लेटफॉर्म के, प्लीज मुझे बताइए क्या करना है। रिकी भट्ट लिखते हैं, ललित जी, ए मैसेज टू पीपल ऑफ जम्मू हु सेल देयर लैंड्स टू कश्मीर। ओके, मैं देखिए ऐसा है, जब पनुन कश्मीर की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात आएगी, मैं बार बार कई लोगों से बोल चुका हूं, अपने रिश्तेदारों को भी बोल चुका हूं, कई सालों से बोल चुका हूं, ठीक है, कि अपना एड्रेस मत खोइए कश्मीर के अंदर, अपनी जमीन मत खोइए वहां पे। क्योंकि चाहे आप कश्मीर के किसी भी कोने में आपकी जायदाद है, उसको सिक्योर कीजिए, उसको कानूनन तौर पे सिक्योर कीजिए। और जब पनुन कश्मीर का पुनर्गठन होगा तो उसका जायजा लिया जाएगा कि हमारी कितनी जमीन कुछ कब्जा कर चुके हैं, कुछ को हमें जबरन बेचना पड़ा क्योंकि लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स थी, बच्चों की पढ़ाई थी। क्योंकि सरकार की तरफ से, जो माइग्रेंट की तरफ से जो हमें जो मुआवजा मिलता है, सरकार अभी तक सोचती रही है वो चंद हजार रुपयों की वजह से हम जिंदा है, नहीं। वो जो माइग्रेंट का जो मुआवजा है वो हम इसलिए ले रहे हैं, जो हमें से जो लोग ले रहे हैं, वो हिंदुस्तान की सेकुलर कॉन्शियस के ऊपर एक बदनुमा दाग तब तक रहेगा जब तक हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, पनुन कश्मीर में नहीं जाएंगे। लेकिन हम उसके ऊपर जिंदा है, नहीं है। जो लोग उसके ऊपर निर्भर है, उनके घरों में जाइए, उनके यहां पूरी तरह से खाना नहीं बन पाता, जो सरकार हमें ये मुआवजा देती है माइग्रेंट के नाम से। इसलिए कई लोगों को अपनी जायदाद बेचनी पड़ी, जिसको डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। इसके बावजूद कि वहां पे कानून है कि हमारी जायदाद कोई खरीद नहीं सकता, वो फ्रॉड। इसलिए आप प्लीज इसके ऊपर, मैं समझता हूं कि हमारे जो और कार्यकर्ता है, बहुत सारे कार्यकर्ता, प्लीज इसके ऊपर भी काम कीजिए। कितनी संपत्ति हमारे पास थी 1947 में, 1947 से के 90 में, कैसे कैसे वो ली गई, जो तब जमीन हमसे ली गई, फिर 1990 में कितनी हमारी जमीन वहां से छिन गई, कितनी के ऊपर कब्जा हो गया,
कितनी हमको बेचनी पड़ी डिस्ट्रेस सेल के अंतर्गत। अब जो हमारे जो मंदिर हैं और जो जमीनें हैं वो कितनी बची हैं। मैं समझता हूं जब आप पनून कश्मीर की बात करते हैं, ये सब फिगर्स, ये सारा अनुमान हमें उस वक्त बहुत जरूरत पड़ेगा। आप लोगों से अपील करता हूं कि वो उसके ऊपर काम करें। कोई हमको नहीं बताएगा कश्मीर हमारी जमीन है। कश्मीर भारत का, मैं बार बार बताना चाहता हूं, जो तुम लोगों ने दिमाग के अंदर डाल के रखा हुआ है कि कश्मीर तुम्हारा है, नहीं है। वो शाहमीर अपने सिर के ऊपर कश्मीर नहीं लेके आया था, याद रखिएगा। शाहमीर सिर के ऊपर कश्मीर लेके नहीं आया था। 700 साल पे कब्जा जमा के बैठे हुए हो, कश्मीर हमारा है। Who the hell are you? Yes, who the hell he is? आगे बोलिए, कोई है क्या और? जो हिंदुस्तान के नाम लेगा, जो कश्मीर में लेफ्टिनेंट फयाज है वो हिंदुस्तानी है, वो मेरा पड़ोसी हो सकता है, ठीक है। जो कश्मीर के अंदर सनातनी मुसलमान है वो मेरा पड़ोसी हो सकता है। लेकिन वो लोग जो वहां पे निजाम मुस्तफा की अभी भी उनके ऊपर दिमाग में है, वो भूल जाइए। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज की तारीख में कश्मीर के स्टेक होल्डर्स है। ललित जी, हिंदूज विल बी फॉरएवर एंड डेड टू पीपल लाइक यू। अरे सर, हम सब लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आप सब लोग जो जहां है, जैसा है, जैसे भी कर रहा है, मैं समझता हूं कि भारतीयता के लिए काम करना है, भारत माता के लिए काम कर रहा है। प्लीज टॉक अबाउट कश्मीरी पंडित हु आर वर्किंग इन वैली, हु आर टॉकिंग अबाउट होमलैंड। जब वो होम ही नहीं तो वहां लैंड के क्या करना। टेक वन थिंग फ्रैगनेंट वीपन्स कैन नॉट लिव देयर टिल वी हैव आपने समय, मैं समझता हूं, मैंने संजय भट्ट जी, मैंने इसका अभी जिक्र किया। जितने कश्मीरी हिंदू आज वहां पे मुझे उसका भी मौका मिला है। वहां पे वो पब्लिक है, बताना चाहता हूं। राकेश कौल जी वहां पे जो काउंसलर है, उनका वीडियो मैंने पूरी तरह से नहीं देखा। जो मुझे समझ आए हैं, उनको खतरे का एहसास हो रहा है। उन्होंने अपील की है, प्रधानमंत्री से अपील की है, मीडिया को अपील की है। मैं समझता हूं कि उसको इस प्लेटफॉर्म में बोलना चाहिए। जो भी कश्मीरी हिंदू वहां पे आज की तारीख में कश्मीर के अंदर है, उनके अगेंस्ट वहां पे मुहिम चल पड़ी है। आप इंतजार मत कीजिए कि जिस प्रकार से अजय भारती पंडिता की कुर्बानी लगी वहां पे, इस प्रकार से बाकी वहां पे जो बचे हुए हैं उनको उस जहादियों का शिकार ना होना पड़े। तो प्लीज भारत सरकार उसका संज्ञान ले, उन सबको जम्मू वापस ले आए। प्लीज, ये हम आपके द्वारा प्रेशर डालेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे। आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए, क्यों आपको कश्मीर के अंदर आप असुरक्षित हैं, जिसका मैं जानता हूं। जब से आप गए, आप में से कई लोगों ने हमसे बात की है, हम जानते हैं कि आपके साथ वहां पे क्या हालत हो रही है। तो हम इसकी मुहिम चलनी चाहिए, एक मूवमेंट चलेंगी। जितने भी कश्मीरी हिंदू वहां पे, जब तक कश्मीर जहाद का खात्मा नहीं होता है, तब तक उनको वहां से वापस जम्मू लाया जाए। ये संजय भट्ट जी कह रहे थे। और रमेश पंडिता जी, डिस्ट्रेस सेल वाज मेनली ऑफ इलीगल ग्रैबिंग ओवर लैंड एंड हाउसेस, इवन मोस्ट ऑफ टेंपल हैज बीन इलीगली ग्रैब। जी बिल्कुल। और ये याद रखें, हमारे मंदिर सिर्फ जो इंसान के बनाए हुए मंदिर नहीं है, हमारे मंदिर गुफाएं हैं, हमारे मंदिर नाग हैं, हमारे मंदिर बगीचे हैं, वहां के पहाड़ हैं वहां के। तो जो वहां पे, इसलिए तो कह रहा हूं कि हम मूल निवासी हैं कश्मीर के। हजारों साल की हमारी पुरानी वहां पे विरासत है। कश्यप ऋषि जिसके नाम से कश्मीर है, ये हम लोगों को बोलेंगे कि हमें कश्मीर कैसे आना है। तो ठीक है, जो डिस्ट्रेस सेल जो थी, मैं वो कह रहा हूं, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं सर। लैंड ग्रैबिंग के ऊपर भी वो उसका पूरा संज्ञान लीजिए, उसका पूरा फिगर बनाइए और सरकार के सामने प्रस्तुत कीजिए। आज हिंदुस्तान जाग चुका है। आज हम लोग अकेले नहीं है। अगर आप हम में से कोई ग्रुप इसका तैयार करता है, एक रिलेवेंट बॉडीज को अप्रोच करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। आप अपने कोकून से बाहर निकलिए, गर्व कीजिए कि हम कश्मीरी पंडित हैं, गर्व कीजिए कि कश्मीरी हिंदू हैं। इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा कि हमको क्या दिया, क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया। हमारा हक है, उसको मांगेंगे। हमारा हक था हिंदुस्तान को जगाने का, हमने जगाया, हक से जमाया, भीख से नहीं जगाया। हम पलायन में रहे, भूखे सोते रहे, लेकिन आज तक हमने हाथ सामने नहीं गया किसी के सामने, सर ऊंचा करके चलते रहे। मुझे याद आ रहा है, मैं एक कैंप को कभी अटेंड करता था। वहां पे एक बच्ची ने स्कूल के अंदर बोला था कि मेरे पिता जिस स्कूल के अंदर उनको कंसेशन मिलता था, कई वर्ष पहले की बात है, मुझे मालूम नहीं, मेरा उनके साथ अभी नहीं, मैं समझता हूं वो बच्चियां आज बहुत बड़े ओहदे पे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। उस बच्ची ने बोला अपने टीचर को कि मेरे पापा एरोनॉटिक्स इंजीनियर हैं।
तो उस टीचर ने बोला जिसका बाप एरोनॉटिक्स इंजीनियर हो उसको उसकी फीस के ऊपर क्यों कंसेशन होना चाहिए? तो जब आके मैंने बोला कि उसका बाप एरोनॉटिक्स इंजीनियर नहीं है, वो इंजीनियरिंग विभाग में है, वो तुमको नहीं बताना चाहते कि उनकी अवस्था क्या है। टेंट, वो किसी टेंट में रह रहा है, किसी वो सामुदायिक हॉल में रह रहा है, उनका परिवार रहता है। वो अपना घमंड रखना चाहते हैं, अपना गौरव रखना चाहते हैं कि हम भिखारी नहीं है, मेरा बाप तो इंजीनियर है। ये हमने गर्व से अपना ऊंचा सर रखा है। हम भूखे रहे, सड़क पे रहे, लेकिन हमने अपना सर नीचे नहीं रखा। इसलिए हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, जो हमारा हक है लेते रहेंगे। इसलिए आप प्लीज आप इसके बारे में आवाज उठाएं। आज हम अकेले नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। विस्थापित कब तक? वेरी करेक्ट लेटर जी, थैंक यू। मंजूर वानी पता नहीं क्या लिख रहे हैं। कश्मीर विल डिसाइड नॉट ए सिंगल कम्युनिटी हु आर माइनॉरिटी स्टेट। ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहां आशु रैना, इनको नजरअंदाज कर रहा हूं। ये जो ट्रोलिंग हो रही है उनको छोड़ दीजिए, ट्रोलिंग को छोड़ दीजिए, उनको मैं नजरअंदाज करता हूं। रोज करते रहते हैं लोग। आशु रैना, वी आर फेसिंग हार्डशिप टू रिस्टोर अवर प्रॉपर्टी इन कश्मीर, व्हाई नॉट गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड नोडल ऑफिस। यस, आप इस पे प्रेशर डालिए, कैसे करना है। मैं समझता हूं कि जैसे इस बात पे हम बात चर्चा कर चुके हैं, एक व्यवस्था के अंतर्गत, एक सिस्टम के अंतर्गत हमको करना चाहिए। बार बार आप भीख नहीं मांगेंगे, आप कंप्लेंट करेंगे गर्व के साथ। बार बार बोल रहा हूं, अभी की तारीख में हमें जिस भी सरकार ने, जिस भी पार्टी ने, आप याद कीजिए किस पार्टी ने हमको समर्थन किया, किस संगठनों ने हमें समर्थन किया। जिस वक्त हमको समर्थन चाहिए था, उस पार्टी के लोग, उनके आइडियोलॉग्स, हम वी आर इंडेटेड टू देम, जिन्होंने हमारा समर्थन किया, वो आप जानते हैं। लेकिन उनके अंदर उस पे थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आया था। तो उनसे आप बात कर लीजिए, उनको हम बताएंगे हमारी जरूरतें क्या है, हमें क्या चाहिए। पूरा स्कीम के अंतर्गत जिसका हमने पूरे व्याख्यान किया, हम वो करेंगे। एजाज शाह लिखते हैं कि आप हमेशा नफरत क्यों फैलाते हैं। एजाज शाह, मैं आपको नहीं जानता हूं, शायद आप हमें नहीं जानते, आप, मुझे मालूम नहीं आपकी उम्र क्या है। आप पता कीजिए, अगर आप छोटे हैं, 1990 के पहले के पैदा हुए हैं, तो आपको मालूम है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। अगर आप 1990 के बाद के पैदाइश है आपकी, या उस वक्त छोटे थे, तो आप अपने माँ बाप से पूछिए, अपने घर के अंदर बुजुर्गों से पूछिए कि आपके आस पड़ोस में जो कश्मीरी हिंदू थे, पंडित थे, वो कहां गए। जब आप उनसे पूछेंगे, वो जो जवाब दीजिए, मेरे बात पे विश्वास मत कीजिए। आप उस वक्त के अखबार ढूंढिए, अलसफा पढ़िए, उस वक्त का अलसफा पढ़िए, उस वक्त के अपना लिटरेचर पढ़िए, हिजबुल मुजाहिदीन का एजेंडा पढ़िए, JKLF का एजेंडा पढ़िए, नेट पे जाइए। मुझ पे विश्वास मत कीजिए। अगर आप रियली जानना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल सिंसियरली और दिल से पूछ रहे हैं कि मैं नफरत क्यों फैला रहा हूं, मैं नफरत नहीं फैला रहा हूं, मैं नफरत का जवाब इंसानियत से देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं, वहां पे जो हमारे साथ हुआ, जेनोसाइड हुआ, आपने निहत्थे कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो किया, आप जरा पूछिए, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, आपने जस्टिस गंजू का कत्ल क्यों किया, आपने गिरजा तिक्कू, एजाज शाह आपको बता रहा हूं, गिरजा तिक्कू, उन्होंने पलायन किया था कश्मीर से, हिजर करके 90 के दशक में जम्मू में उन्होंने एग्जाइल में रह रहे थे। जहां वो काम करती थी, वहां उनके लोगों ने, जो कलीग से काम करते थे, उन्होंने उनको वापस कश्मीर बुलाया, बोले यहां के हालात अब ठीक हुए हैं, तुम अपनी तनख्वाह ले लो। और पढ़ लीजिए लिटरेचर में, गिरजा तिक्कू के साथ उन लोगों ने वहां वापस आने के बाद क्या किया, गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद आरे की मशीन जानते हैं एजाज शाह, जो लकड़ी को काटने वाली मशीन है, उस आरे की मशीन के ऊपर उस गिरजा तिक्कू को 2 हिस्सों में काट दिया गया। और आप कहते हैं हम नफरत की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तानी होने का हक जमा रहे हैं। आप इससे नफरत समझते हैं तो आपकी मुसीबत, क्योंकि आप लोगों को, अगर आप छोटे हैं, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि आपके आस पड़ोस में कश्मीरी हिंदू, जो हजारों सालों, आप इस्लाम आने से पहले कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू जो रह रहे थे, वो कहां गए, आप अपने आप से पूछिए। watching Sanjay Bhatt Wangami, I also advocate to all Kashmir whether not to sell any। जमीन मत बेचिए। मैं आपसे, संजय भट्ट जी, मैं आपका समर्थन करता हूं।
रिकी भट्ट, एजाज शाह तुमने तो इस्लाम के लिए, ये तो इनका नहीं पढ़ूंगा, आप जवाब दे रहे हैं। निखिल शाह, यू थिंक व्हाट यू डू, ओके। विस्थापित कब तक? ललित जी सच बोल रहे हैं, सच सुनने के लिए हिम्मत और ताकत होनी है। मैं ये जो एजाज शाह, आपको ये भी बताना चाहता हूं, मेरा हीरो लेफ्टिनेंट फयाज है, मेरा हीरो औरंगजेब, मेरा हीरो वो औरंगजेब जो राइफलमैन था, जिसके आपकी नाक के तले कत्ल हुआ, वो मेरा हीरो है। वो सनातनी हिंदुस्तानी मुसलमान है, उससे मैं नफरत कर सकता हूं क्या? और मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता। हमारे नफरत नहीं हो सकती, सनातनी हिंदू किसी से नफरत नहीं कर सकता। अगर नफरत होती तो आज हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे मुसलमानों की आबादी नहीं होती। इसके बावजूद कि 1947 में हिंदुस्तान में वही 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, पाकिस्तान के लिए नहीं गए, हिंदुस्तान में रहे। तो हिंदुस्तानी हिंदू नफरत नहीं फैला सकते, न्याय मांगते हैं। नहीं आजाद शाह, आपको नहीं कह रहे हैं, इसलिए आपसे मैं अपील करता हूं, आप ये पूछें, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, आपके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे आपको बताना ये चाहता हूं कि हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, बिल्कुल नफरत नहीं फैला रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि हम लोग वहां पे किस प्रकार से रहते थे, इसके बावजूद कि हमारे साथ वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन पड़ोस में जो मेरी जो मुस्लिम औरत थी, उसको मैं मां का दर्जा देता था, ठीक है। लेकिन उस मां के घर के दरवाजे और खिड़कियां भी उस दिन बंद हुई जिस दिन हमारे घर के पर, जिस दिन हमारे घर से लोग, मेरे रिश्तेदार वहां से निकल रहे थे। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। मैं उन लोगों के ऊपर उंगली उठा रहा हूं जिन्होंने अपने नाक कान आंखें बंद की थी उस वक्त, और जिन्होंने आप लोगों तक यह बात नहीं पहुंचाई कि वो कितनी दरिंदगी से, किसी बर्बरता से हमारे साथ पेश आए थे, ठीक है। होमलैंड इज द ओनली इश्यू। विशाल शर्मा, आप बिल्कुल ठीक करें, होमलैंड इज द ओनली ऑप्शन टू सेव नॉट ओनली अवर कम्युनिटी, टू सेव कश्मीर फॉर इंडिया फॉर एवर, टू सेव इंडिया इन कश्मीर। उसका एक ही गुरु मंत्र है, वो है मार्गदर्शन और पनुन कश्मीर की यूनियन टेरिटरी कश्मीर के अंदर। आज कल परसों जब भी हिंदुस्तान चाहेगा कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक बॉर्डर कायम हो, तो पनुन कश्मीर ही एक उसका रास्ता है उसके लिए। डीके गुंजू साहब बोलते हैं, पनुन कश्मीर की विचारधारा मुझे तो बहुत प्रभावित करती है, फिर क्या कारण है कि कुछ लोगों को इससे सहमत नहीं है। डीके गुंजू जी सर, असहमति की बात नहीं है, एक कुछ अगर किसी को कुछ प्रश्न है पूछिए, अगर आपके पास कोई इससे बेहतर कोई सोल्यूशन है तो बताइए। लेकिन आज की तारीख में पनुन कश्मीर के सिवाय कोई हमारे पास ना भारत सरकार के पास कोई और इसके पास चारा नहीं है। क्योंकि आप कश्मीर जहाद को, वहाबी सुन्नी जहाद को सिर्फ 1990 की नजर से मत देखिए, ये दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भी इसके फैलने की क्षमता है, दुनिया भर में इसकी प्रॉब्लम्स है। अफगानिस्तान से हमारे पास क्या प्रहार होने वाला है अगर वहां पे भगवान की परिस्थिति बदल जाती है। हमें आगे के लिए सोचना है, हम दोबारा पलायन में नहीं आना चाहते। हमारे पास कभी भी हमारे बच्चों के ऊपर आगे नरसंहार ना हो, उसको हमें सुनिश्चित करना, उसको एश्योर करना है। उसके लिए एक ही जवाब है, वो है पनुन कश्मीर। इज्जत से हिंदुस्तानी रहने का एक ही तरीका है, वो पनुन कश्मीर। दिमीज को अगर किसी ने बनना है, दिमी आप जानते हैं जो इस्लामिक व्यवस्था के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स की जो दशा होती है, उसको अगर उस व्यवस्था में अगर किसी को रहना है, वो वेलकम जाए, उसको रोक कौन रहा है? वैसे भी आप और हम किसी को वहां जाने से रोक नहीं सकते। किसी को अगर जाना है, वहां पे मोहब्बत है किसी के साथ, तो जाए, प्लीज, यू आर वेलकम। न भारत सरकार आपको रोक रही है, न कोई कश्मीरी हिंदू आपको रोक रहा है। पनुन कश्मीर की तरफ से आपको कोई रुकावट नहीं है, आप जाना चाहता जाइए। लेकिन हिंदू समाज, कश्मीरी हिंदू समाज जिसका नरसंहार हुआ, जो बचा है, उसको पूर्णतः मालूम है कि उसकी परिस्थिति वहां पे क्या है। और राकेश कौल का वीडियो जो आज आया है, और अजय पंडिता भारती का जो शहादत दी है, उसको ध्यान में रखिए कि कश्मीर में अगर जाना है तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या उसका रास्ता है। कमल खोल जी क्या लिखते हैं, हु इज द बेस्ट पार्टी वी शैल जॉइन इन सपोर्ट। मैं समझता हूं जो पार्टी कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार का संज्ञान लेती है, जिस पार्टी ने
जिस पार्टी ने इस बात का संज्ञान लिया कि कश्मीरी हिंदू ने न धर्म के ऊपर कंप्रोमाइज किया, न कश्मीर का भारत के ऊपर कंप्रोमाइज किया, उसका समर्थन कीजिए। मुझे किस पार्टी को, मैं उस पार्टी को समर्थन करूं जिस पार्टी की वजह से कश्मीर 70 साल से मुसीबत में पड़ा हुआ है। उस पार्टी को समर्थन करूं जिस पार्टी के नियंत्रण में कश्मीर के अंदर एक के बाद एक हिमालयन ब्लंडर हुआ, उसका समर्थन करूं? नहीं कर सकता। वही पार्टी जिसकी वजह से कश्मीर में मुसीबत है, जिसकी वजह से आज चाइना हमें आंख दिखा रहा है, वही पार्टी आज खड़े होके, नरेंद्र मोदी जो नेतृत्व है भारत का, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री है, उसका समर्थन करने के बजाय उसको प्रश्न करते हैं। और वो प्रश्न वही पाकिस्तान उठा रहा है, जिस प्रश्न का जो फायदा, देखिए ये जो जंग है, प्रोपेगेंडा वॉर, इसका बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, मनोवैज्ञानिक प्रहार इसका बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। उस मनोवैज्ञानिक प्रोपेगेंडा वार में हिंदुस्तान में बैठे हुए हिंदुस्तान के लोग, अपने आप को भारतीय बोलने के लोग, अपने आप को भारतीय मेन स्ट्रीम बोलने वाले लोग, वो उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए प्लीज पार्टी आप सोचिए, राष्ट्रभक्त पार्टी, राष्ट्रभक्त कैंडिडेट कौन है। और यह बार बार बता रहा हूं, जब जब हमें जरूरत पड़ी, जब जब हमें मिला कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोलना है, तो हमने उनको नहीं बख्शा। हमने महबूबा मुफ्ती और ये मुफ्ती परिवार और पीडीपी जो बीजेपी का समर्थन था, हमने एक दिन समर्थन नहीं किया। हम लड़ते रहे जब तक उन्होंने गठबंधन तोड़ा नहीं। अभी भी हम उनको बोल रहे हैं, जो लोग, जो पार्टी के लोग वहां पे, जम्मू कश्मीर के जो संगठन है इनका, जो लोग वहां पे तैयार हो गए थे वो एक पार्टी बनाने के लिए, वो जो सड़ी गली पुरानी शराब को नई बोतल में डालने के लिए, वो भी तो यही लोग थे। उनका हम विरोध करते हैं। लेकिन ये बात हमें राष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर जो नेतृत्व है उन तक पहुंचानी है। उसके लिए दिल चाहिए, जज्बा चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर कश्मीर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। शशि थरूर को बताना चाहता हूं, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थे। उसकी जो स्वर्गवासी पत्नी और उनके बाप, उनका जो पारिवारिक घर, जो उन्होंने खुद बोला 200 साल पुराना, मैं नहीं जानता हूं, ये उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन पर बोला, उनका वो 200 साल पुराना घर जला दिया गया। वो इसलिए नहीं जला गया था शशि थरूर क्योंकि वो कांग्रेसी थे। कश्मीर के अंदर अगर कांग्रेसी भारतीयता का प्रतीक करते हैं तो हर कश्मीरी हिंदू को कांग्रेसी था। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक थे कश्मीरी हिंदू वहां पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीयता का प्रतीक थे, तो कश्मीरी हिंदू हर बीजेपी का था, उसको जनसंघ कहते, हमको बोलते थे, संघी बोलते थे ना उन लोग। तो उस पार्टी का समर्थन करना, टिकालाल टिपलू कांग्रेस के नहीं थे जब उनका कत्ल हुआ था। शशि थरूर, सरला भट्ट कांग्रेस की नहीं थी जब उसका बलात्कार किया, उसका कत्ल किया शशि थरूर। नमन करता हूं मैं अजय पंडिता भारती के परिवार का। एक बार उन्हें धमकी दी सबको, उसको पॉलिटिकल पार्टीकरण मत कीजिए उनकी शहादत का। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए। रिकी भट्ट, वो जगमोहन जो पर डाल देते, अरे सर वो जगमोहन को मैं जगमोहन सर से मैंने पूछा था, सर ये बता रहे हैं ऐसा है, लेकिन ये मत भूलिए वो जो प्रोपेगेंडा जो था उनमें से कौन लोग हैं, नाम नहीं लूंगा। एक नामी इलस्ट्रेटेड वीकली में उनका इंटरव्यू आया था 90 के दशक में, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और आते ही इलस्ट्रेटेड वीकली को इंटरव्यू दिया। तब इलस्ट्रेटेड वीकली होता था, एक मैगजीन हुआ करती थी टाइम्स ग्रुप का। उसमें क्या लिखते हैं कि मैंने जब कश्मीर में आया, मैंने देखा कि यहां पे लोगों ने बोला कि सीआरपीएफ के लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बसों में बिठा के भेज दिया। अरे बेशरम इंसान, वही स्टेटमेंट कश्मीर के पृथकतावादी, कश्मीर के जहादी, कश्मीर का मेन स्ट्रीम हमारे अगेंस्ट यूज करता है। जगमोहन 19 तारीख को जम्मू में था, कश्मीर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। कश्मीर की पुलिस वहां पे कश्मीर की जहादियों को सैल्यूट करती थी। आज जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ना, वो शहादत देती है कश्मीरी जहादियों के साथ लड़ने के लिए। लेकिन 1990 में जब वो फारूक अब्दुल्ला, वो डरपोक कायर फारूक अब्दुल्ला जो भाग गया था वहां से, उस रात को हम लोगों को उन जहादियों के हवाले छोड़ के गया था, उस वक्त जम्मू कश्मीर की पुलिस, उनकी मोटिवेशन जीरो थी। वो जहादियों को सैल्यूट करते थे, जहादी सड़क पे AK-47 लेके घूमते थे। ठीक है, तो जगमोहन कैसे ये कर सकता था? और ये मुझे बताओ, किसने आज तक घर छोड़ा किसी एक आदमी के कहने पर? अरे जेनोसाइड देख लो,
19 जनवरी 1990 के बाद जो कत्लेआम हुआ, जगमोहन के जाने के बाद जो कत्लेआम हुआ और जगमोहन के आने से पहले जो कत्लेआम हुआ, अगर आप उसका संज्ञान लेंगे तो आप समझेंगे कि जो आप बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और याद रखिए, इन सब लोगों को जो ये स्टेटमेंट्स देते हैं, जब जेनोसाइड के ऊपर भारत सरकार ट्राइब्यूनल बिठाएगी, ट्राइब्यूनल में सिर्फ उनको तहकीकात नहीं की जाएगी जिन्होंने जेनोसाइड किया, मारा, जिन्होंने गोली मारी, जिन्होंने बलात्कार किया, उनको भी पूछा जाएगा जो डिनाइल ऑफ जेनोसाइड में है, जो लोग कहते हैं कि जेनोसाइड का नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जेनोसाइड की परिभाषा के अंतर्गत डिनाइल ऑफ जेनोसाइड इज ऑल्सो जेनोसाइड। बख्शी भारती बोलते हैं, सर जी सही बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने अच्छा नहीं लगता है। जय हिंद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनील राणा राजनाक, वेल सर, थैंक यू सर। मोनिका जीजू कहती हैं, वेरी करेक्ट, इट वाज बीजेपी दैट केम फॉरवर्ड, वेरी। आप साहनी साहब का, केदारनाथ साहनी का योगदान आप भूल सकते हैं? कौन कश्मीरी पंडित केदारनाथ साहनी का योगदान भूल सकता है? भूल सकता है क्या कोई? नमन करते हैं उनको, और वो इसलिए नहीं नमन करते हैं कि वो बीजेपी के थे, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि किस आइडियोलॉजी के लोग आपके सामने आए आपको समर्थन करने के लिए। गीता भवन में कौन समर्थन के लेके सामने आया था वहां पे? बात भाई याद आपको बताना चाहता हूं, पनुन कश्मीर के लोग जो उस वक्त कार्यकर्ता थे, वो तब नरेंद्र मोदी भी एक कार्यकर्ता थे, उसी गीता भवन में थे। एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूं, आज जो प्रधानमंत्री के पद के ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उस गीता भवन में कश्मीरी हिंदू का समर्थन करने के लिए हमारी सहायता करने के लिए वहां बैठे थे, एक आम कार्यकर्ता के तौर पे। एक कश्मीरी पंडित, पनुन कश्मीर के कार्यकर्ता मुझे बोलते हैं कि उन्होंने कहा था, इनको ठंड लग रही थी, तो नरेंद्र मोदी ने इनको बोला था, भाई एक और कंबल मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी थे, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से कनेक्शन रखने वाले, हमारे को वहां पे हमारी सहायता करने के लिए गीता भवन में उन दिनों में उस परिस्थिति में शामिल थे। क्या हम उसको नकारेंगे? क्या उसको नकारेंगे हम? बाकी पार्टीज उस वक्त क्या कर रही थी? बाकी पार्टीज उन प्रताड़वादियों के साथ, उन जिहादियों के साथ समझौता करने में लगी हुई थी। विस्थापित कब तक? जस्टिस गंजू, सही कह रहे हैं आप। विस्थापित कब तक? सुशील पिंटू हाशिया, सही कह रहे हैं आप। विस्थापित कब तक? अजय दत्त, सही कह रहे हैं आप। विस्थापित कब तक? ब्रिज राजनाथ, सही कह रहे हैं आप। विस्थापित कब तक? शिफालिका बान कोतवाल, सही कह रही हैं आप। विस्थापित कब तक? विजय बान कह रहे हैं। रूप कृष्ण गंजू कह रहे हैं, विस्थापित कब तक? मोनिका जीजू करेंगे, वी आर फोर्स्ड इन एग्जाइल, यस वी वर फोर्स्ड इनटू एग्जाइल, 7वीं बार, मगर आपकी बार 7वीं बार, आखिरी बार। विश्वास शर्मा, शेम ऑन यू आशा, यू छोड़ दीजिए, इनको मैं तवज्जो नहीं देता हूं। विस्थापित कब तक? बंसीलाल पंडिता, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। भजन पंडिता जी नमस्कार। नमस्कार। कमल कोल, लेट्स नो विच इज बात हो गई, रेकी बात क्या हुई? आतंकवाद हिंदू को मारने के लिए तुम पलटे हो, वो इनको छोड़ दीजिए। संजय भट्ट, ये भी हम बात कर चुके हैं, मैं समझता हूं हम बात कर चुके हैं सारी, ठीक है। और एक मैसेज बार बार बता रहा हूं, हम किसी समुदाय, किसी समाज के प्रति नफरत नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म के प्रति नफरत नहीं कर रहे हैं। मैं जब बात करता हूं इस्लामिज्म की बात करता हूं, पॉलिटिकल इस्लाम की बात करता हूं, उस पॉलिटिकल इस्लाम जिसकी वजह से दुनिया में पहली बार एक इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना था, वो जिस पॉलिटिकल इस्लाम के अंतर्गत हुआ उसके खिलाफ बोलता हूं। जिस पॉलिटिकल इस्लाम के अंतर्गत उस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों का नरसंहार हो रहा है, उसके खिलाफ बोलता हूं। उस पॉलिटिकल इस्लाम ऑफ फैसिस्टिक व्यवस्था या वातावरण के अंतर्गत बांग्लादेश के अंदर हिंदू और बौद्धों का नरसंहार होता है, उसके अगेंस्ट में बोलता हूं। कश्मीर के अंदर जो इस्लामो फैसिस्टिक व्यवस्था है, अभी मैं धर्म के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, जो लोग बोलते हैं यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, यस, उनके अगेंस्ट बोलता हूं। क्योंकि धर्म, इबादत आपके घर की बात है, आपके मन की बात है। अल्लाह के साथ, भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता है,
ठीक है, उसको जब आप अखाड़े में लेके आते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे आते हैं, तो हमें उसको उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है, क्योंकि जो आज की तारीख कश्मीर के अंदर है वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रिलीजियस वॉर है, वो एक सिविलाइजेशनल वॉर है, जिसका जड़ वहाबी सुन्नी इस्लामिज्म है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अपील करता हूं, एक कोरोना के परिपक्ष में प्लीज अपना ध्यान रखें। जो जो आपको हिदायत है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो कीजिए। हमेशा आप मास्क लगाइए और जितना भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं प्लीज उसका पालन कीजिए। दूसरी बात, अभी लद्दाख में युद्ध की जैसी परिस्थिति है, एकजुट होकर सारे गिले शिकवे छोड़कर पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तान इकट्ठा हो जाइए, उन फौजियों के साथ खड़े हो जाए। आप जानते हैं वहां पे टेम्परेचर कितना है, आम आदमी वहां खड़ा नहीं हो सकता। वहां पे खड़ा होने के लिए 24 घंटे पहले उस वातावरण के साथ अपने आप को फेमिलराइज करने के लिए बैठना पड़ता है, सांस लेने की तकलीफ होती है। उस परिस्थिति में हमारा जवान वहां पे खड़ा है, उसको विश्वास दिलाइए कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी उस हर एक जवान के साथ वहां पे लद्दाख में और पूरे बॉर्डर पे, पूरे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो जवान खड़ा है उसके साथ एक एक हिंदुस्तानी खड़ा है। और इस नेतृत्व को, भारत का जो नेतृत्व है आज की तारीख में, प्रधानमंत्री जो है, उसको एहसास दिलाइए, आप जो भी कदम लेंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान पूरा 130 करोड़ हिंदुस्तान आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। और उनको नमन जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने के लिए, बॉर्डर के भारत माता की रक्षा करने के लिए खड़े किए हुए हैं। एक बार फिर वो लफ्ज वो याद आ रहे हैं, पता नहीं मैं इतना बोल चुका हूं, फिर दोबारा बोलना चाहता हूं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।